हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अवकल समीकरण अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 10 पर, यानी सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अब आपने सदिश बीजगणित में देखो, सदिश के बारे में पहले हमें स्टार्ट करना है, और आप सदिश के बारे में क्लास 11th में पढ़े हो ना। कुछ राशियां जो होती है दो प्रकार की होती हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें बताने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बोलो। तो सीधी सी बात है, जिस राशियों को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, वैल्यू की आवश्यकता पड़े, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी राशियों को आप क्या बोलते हो? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी राशि जिन्हें बताने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, तो ऐसी राशि को आप क्या बोलते हो? सदिश राशि। एग्जाम्पल में कुछ सदिशों का आप एग्जाम्पल बताओ। जैसे चाल और वेग, यहीं से आप समझ लो। जो चाल होता है या पहले दूरी और विस्थापन को लेकर समझ लो। जो दूरी होता है अदिश राशि होती है, जो विस्थापन होता है कैसी राशि होती है? क्यों? क्योंकि दूरी का मतलब आपको केवल बताना पड़ता कितने दूरी चले, 5 मीटर चले, 10 मीटर चले, 15 मीटर चले, 20 मीटर, किस दिशा में चले, डजंट मैटर, कुछ नहीं बताता। दूरी का मतलब केवल आपको वैल्यू बताना पड़ता है कि आप कितना मीटर चले, कितना सेंटीमीटर चले, कितना किलोमीटर चले, दिशा का कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब विस्थापन बताना होगा तो आपको बताओगे कि आप 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पूरब चले, 5 सेंटीमीटर पश्चिम चले, या आपको पता है कि ये आपका क्या होता है? ईस्ट, ये आपका क्या होता है? वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप उत्तर से 30 अंश का कोण बनाते हुए पूरब की तरफ चले। अरे उत्तर यही है ना, उत्तर से 30 अंश का कोण बनाते हुए पूरब की तरफ चलने का मतलब यही चलना। आप यहां पर कितना चले? मान लो 1, 2, 3 किलोमीटर चले, तो ये क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन बताने के लिए आपको दिशा बताना पड़ा, यहां से कितने अंश पे, या सीधा पूरब में चले हो, सीधा पश्चिम में चले हो। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए परिमाण तो जरूरी है, 3 किलोमीटर तो भाई चलना है, वो तो बताना पड़ेगा, साथ में आपको दिशा भी बताना पड़े, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो अगर आपको लिखना है, डिफिनीशन लिखोगे, लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, या क्या लिखोगे बस वैसे समझ लो। राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है आपकी सदिश राशि। अदिश राशि कैसी राशि होती है? जिसे बताने के लिए केवल किसका आवश्यकता पड़े? परिमाण का, यानी केवल मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ऐसी राशि है जिसे बताने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़े? दिशा की आवश्यकता पड़े, ऐसी राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। परिमाण यानी इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये आपका क्या है? दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो समझ लोगे ना। कोई अदिश राशि में कुछ एग्जाम्पल बोलो। जैसे आपका चाल ही हुआ, द्रव्यमान। अरे भैया हमारा वेट 5 किलो है, इस बात का मतलब क्या है? 5 किलो किस डायरेक्शन में? उत्तर पूरब के, कोई बात थोड़ी ना, केवल 5 किलो सीधा अपना वेट बोलोगे, यानी आपको केवल वैल्यू बोलना पड़ा, दिशा नहीं बोलना पड़ा। समय, घड़ी में या अभी कितना समय हो रहा है? 5 बज रहा है, मान लो 5 बज रहा है, तो किस डायरेक्शन में 5 बज रहा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, थोड़ा बताओगे। केवल आप बोले 5 बज रहा है, यानी केवल आप परिमाण बताए, दिशा नहीं बताए। फिर उसके बाद घनत्व, आयतन। जैसे मान लो ये जो रूम है, इस रूम का आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 से 5 मीटर क्यूब मान लो है, तब 5 मीटर क्यूब की डायरेक्शन, आयतन मतलब पूरा, हर तरह से पूरा आयतन का, इसके बीच का जो जगह है ये तो इसका आयतन है, आयतन का भी दिशा बताना नहीं पड़ेगा, केवल आपको वैल्यू बताना पड़ेगा, परिमाण बताना पड़ेगा। तो ये सब जो राशियां हैं, सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशि हैं, क्योंकि इन्हें बताने के लिए केवल हम क्या बताएं? परिमाण बताएं, दिशा नहीं बताएं। लेकिन जब बात करते हैं सदिश राशियों की, तो सदिश राशि में दिशा ही बताना पड़ेगा, यानी विस्थापन, फिर वेग, त्वरण, उसके बाद बहुत सारी राशि, बल। आप 5 न्यूटन का, हमने इस वस्तु 5 न्यूटन का बल लगाया, किधर? अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन ही तो हो गया। ये मार्कर था, हमने इसको 2 न्यूटन का बल लगाया, किधर? इधर की डायरेक्शन में। तो जो बल है ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। कार्य आपका कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा आपका कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ठीक है, अब सदिश राशियों के और एग्जांपल दे सकते हो आप। क्लास 10th में जितना वैद्युत क्षेत्र सदिश पढ़े हो क्या?
अब वैद्युत क्षेत्र पढ़ा तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशियां ही तो है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होता है। बोलो उसका डायरेक्शन आप पढ़े हो। वैद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र ये इसका भी दिशा होता है, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है, तो देने के लिए आप फिजिक्स वाले जितने भी सदिश राशियां जानते हो उन सबका भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप वैसे बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो, तो आपको कुछ एग्जाम्पल अगर देखना है तो लिख लो। अब आप बात करते हैं हम लोग सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यह आपका क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, इस लाइन का कुछ न कुछ, क्योंकि रेखा क्या है, रेखा का परिमाण कुछ न कुछ होगा, रेखा का परिमाण कुछ नहीं होता है। रेखा का आप परिभाषा क्या पढ़ते हो, रेखा को आप दोनों दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हो। अगर हम बोलेंगे इसकी लंबाई 5 मीटर है तो फिर कोई आके और 1 मीटर बढ़ा के चला गया, उसकी लंबाई तो 6 मीटर हो जाएगी। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब रेखा पे अगर हम कोई दो बिंदु ले लिए, जैसे एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी, तो अगर रेखा पे आपने दो बिंदु ले लिया तो अब वो रेखा फिर नहीं रहा, तब वो रेखा खंड हो गया। तो रेखाखंड की लंबाई कुछ निश्चित होती है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ये एक भाग है, दो भाग, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना, 7 मीटर हुआ। ये जहां पैमाना आपका क्या बता रहा है, ये पैमाना क्या है, ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरीके से 7 मीटर इसका लंबाई हुआ इस रेखाखंड का। क्या इसका कोई दिशा है, अभी तो इसका कोई दिशा नहीं है। लेकिन अगर रेखाखंड को हम दिशित कर दे, दिशित करने का मतलब इसी की दिशा में या तो हम इस डायरेक्शन में फिक्स कर दें, या तो हम इसी को, यही जो बिंदु आपका ए से बी है, यही तो है, यहाँ पर वही 7 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7वां भाग है। अगर हम इसको इस दिशा में दिशित कर दें, दिशित करने का मतलब उसमें एक डायरेक्शन ले ले, उसका एक डायरेक्शन निश्चित कर दे, फिक्स कर दे। जब रेखाखंड था तो आप किसी भी दो डायरेक्शन में चल सकते थे, उसका कोई दिशा नहीं था उसका। लेकिन अब जब उसको हम दिशित कर दिए, दिशित करने का मतलब किसी उसके डायरेक्शन को निश्चित कर दिए, या तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे या तो हम इस डायरेक्शन चलेंगे। अब इसके पास क्या आ गया, दिशा आया। अरे बोले इसके पास दिशा हुआ, इसका दिशा कहां से, बी से ए की तरफ, और इसका दिशा किधर है, ए से बी की तरफ। तो जब हम एक रेखाखंड को दिशित कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है। अरे अब तो ये सदिश हो गया ना, इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर ए बी। निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे वेक्टर ए बी। इसे कैसे निरूपित करोगे, वेक्टर बी। यानी जो आप पहले लिखते हो आपका क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। और जो आप बाद में लिखते हो ये आपका क्या होता है, अंतिम बिंदु। कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु। यहां पर आपने ए से प्रारंभ किया और बी की तरफ चला। अरे तीर का डायरेक्शन क्या बता रहा है, ए से बी की ही तरफ चले हो ना, तो ए से चले होगे कहां से कहां तक, बी तक। ए से बी की तरफ चले तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। तो यहां पर अगर आपने बी से ए की तरफ चला तो प्रारंभ आपने यहां पे किया, तो प्रारंभिक बिंदु आपका बी हुआ, नहीं हुआ। तो बी आपका कैसा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। और ये आपका एंड पॉइंट है, यानी अंतिम बिंदु। ये क्या है, अंतिम बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। तो जब हम एक रेखाखंड को दिशित कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है, क्योंकि उसके पास भाई दिशा आ गया। रेखाखंड था, उसका वैल्यू परिमाण तो था ही था। रेखाखंड का कुछ न कुछ जो लंबाई था वो उस सदिश का परिमाण हो जाएगा, और आपने दिशा को एक बता ही दिया। और निरूपित कैसे करोगे, इस तरीके से वेक्टर ए बी। और इसे कैसे निरूपित करोगे, अगर आप बी से ए चलोगे तो वेक्टर बी ए। अगर इसके जनरल लंबाई को हम 7 मीटर ना बोल के जैसे बोल दे रहे, तो इसकी लंबाई मान लो चलो ए है, इस वेक्टर की लंबाई को अगर हमने क्या बोल दिया, ए, तो हम इसे सिंपली ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वेक्टर ए। बस समझ आ रहा है ना। अगर इसकी लंबाई ए है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए। ठीक है, जहां ए क्या है, उस वेक्टर के परिमाण को निरूपित कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो तीर का चिन्ह है, मतलब उसके ऊपर हम जो वेक्टर लगा बता रहा है को सदिश है, यानी उसके पास कोई न कोई दिशा होगा। और उसका दिशा कैसे लिखोगे, अभी हम आई कैप जे कैप इस फॉर्म में चलेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यानी अब एक चीज और आप समझो, यहां से एक चीज और, तो जब सदिश होगा तो सदिश के पास दो चीज होगा, एक दिशा होगा और एक परिमाण होगा। सदिश के पास क्या क्या होगा, एक दिशा होगा और एक परिमाण होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिखा वेक्टर ए बी, तो आपने सदिश रूप में लिखा, अदिश रूप में लिखा, केवल परिमाण रूप में लिखा,
सीधी सी बात है, अगर आपने ऊपर वेक्टर का साइन यूज किया है तो यानी आपने सदिश रूप में ही लिखा है कि नहीं लिखा है। वेक्टर ए बी बराबर, चलो हमने ऐसा लिख दिया वेक्टर ए, क्योंकि आपने अगर इसका परिमाण दिया था तो आपने वेक्टर ए से भी निरूपित किया है, और अगर ए से चल के बी तक गए हो तो वेक्टर ए बी इस तरीके से भी निरूपित किए हो। तो ये इसका कौन सा नोटेशन है, कौन सा निरूपण है, सदिश निरूपण है। ऐसा निरूपण है, सदिश निरूपण है, सदिश फॉर्म में आपने लिखा है। अगर कभी केवल आपको ऐसा मिल जाए ए बी, या कहीं कहीं केवल आपको ऐसा मिल जाए केवल ए, या कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाए वेक्टर ए बी का मान, या कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाए वेक्टर ए का मान, तो ये सब चारों चीज क्या है, उस सदिश का परिमाण है, सदिश का परिमाण है। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो वेक्टर का चिन्ह लगा है, ये वेक्टर का चिन्ह लगा के लिख दो, ये जो ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा इसको हटा के, सॉरी लगा के नहीं, इसको हटा के लिख दो तो वो परिमाण को निरूपित करने लगेगा, उसी सदिश के परिमाण को निरूपित करने लगेगा। अरे सदिश के पास दो चीज परिमाण और दिशा होता है ना, तो ये केवल किसको निरूपित करेगा, परिमाण को। या अगर आप वेक्टर के साथ लिखना चाहते हो तो फिर आप मान का साइन लगा, तो क्या वेक्टर का निरूपण, उसका परिमाण का निरूपण, ये समझ में आ रहा है ना। ये सब लिखने वाला चीज नहीं, बस आप समझो, क्योंकि आगे बार बार अभी यूज होगा तो आपको समझ में आना पड़ेगा। तो हम पहले क्या लिखते हैं, प्रारंभिक बिंदु, और फिर क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है जो P से चल के Q की तरफ चला, तो इसको लिखना होगा, कैसे लिखोगे, वेक्टर QP ही तो लिखोगे, हाँ QP नहीं लिखोगे, PQ लिखोगे। पहले आपको आप Q ऐसा मत ये QP बस लाइन को देखो, अगर ये रेखा होता, सॉरी रेखाखंड होता, तो मान लो ये P है और ये Q है, आप इसे चाहे PQ लिखो चाहे QP लिखो, दोनों एक ही बात है। लेकिन जब वेक्टर का बात आएगा तो पहले आपको इनिशियल पॉइंट लिखना है, फिर आपको फाइनल पॉइंट लिखना है, एंड पॉइंट लिखना है। तो आप देखो तीर का डायरेक्शन क्या होता है, आप इधर से इधर गए हो, यानी पहले आपको P मिला है फिर आपको Q मिला है, तो ये आपका वेक्टर PQ ही हुआ। अगर आप इसको QP लिखना है तो QP आप तभी लिखोगे, ये पॉइंट P था ये पॉइंट Q था, अगर आप ऐसे आए हो इस डायरेक्शन में आए हो तब आप इसको क्या लिखोगे, वेक्टर QP लिखोगे, जब Q से P की तरफ आओगे। तो आप इस बात को याद रखना, हमेशा हमेशा आप जहां से प्रारंभ किए हो उसको आगे लिखोगे, और जहां पर खत्म हो रहा है उसे आप बाद में लिखोगे। प्रारंभिक बिंदु को आप पहले लिखोगे, अंतिम बिंदु को आप बाद में लिखोगे, ठीक है। वेक्टर नोटेशन में बात याद रहेगा ना, प्रारंभिक बिंदु को किधर लिखना है, पहले, और अंतिम बिंदु को कहां लिखना है, बाद में, ठीक है। चलो अब आओ हम बात करते हैं स्थिति सदिश का। आई कैप जे कैप के कैप आप जान ही रहे होंगे, जान रहे हो ना क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप, हल्का सा बस वैसे देख लो, हम इसका बाद डिटेल में बात करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, जैसे आपका ये मान लो एक्स एक्सिस है और मान लो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। या चलो हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने एक्सिस को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, इसको एक्स बोल दे, इसको वाई बोल दे, इसको जेड बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन है, जाए जैसे जिससे बोलो, बोलना है आप इसको एक्स वाई बोल दो, इसको आप जेड बोल देना। अभी तक आप इसी को एक्स पढ़ते थे, इसी को वाई पढ़ते थे, इसी को जेड पढ़ते थे, ऐसे बोल दो। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे ना। इसके साथ 90 अंश का कोण बनाया गया, ये फिर ये कैसे इसके साथ 90 अंश, तो 90 अंश का कोण नहीं बना रहा है ना, कैसे बनेगा, जब देखो यही तीन वेक्टर है ना, इस तरीके से हो जाए, बताओ ये तीनों देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस साथ 90 अंश का कोण बनाया, वाई एक्सिस जेड एक्सिस साथ 90 अंश का कोण बनाया, और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस साथ भी 90 अंश का, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लेकिन अब इसको बोर्ड में दिखाना होगा तो एक्स और वाई तो दिख जाएगा, लेकिन जेड बाहर आएगा, तो इसे बनाने के लिए हम इधर बना देते हैं ना। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, 90 अंश। तो जो एक्स अक्ष में आप एकांक सदिश होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है जे कैप, अभी पढ़ेंगे मात्रक सदिश, आप ये जानते भी होंगे मात्रक सदिश क्या होता है, लेकिन यहाँ पर फिर पढ़ना है। और ये जो जेड एक्सिस में एकांक सदिश को निरूपित करता है वो आपका क्या होता है, के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप समझते हो ना। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, जे कैप क्या है, वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, और के कैप क्या है, जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। तो पहले आप हेडिंग डालो स्थिति सदिश, कौन सी सदिश, स्थिति सदिश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर पहले आप समझो। जैसे मान लो कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है,
ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस ये है, मान लो जेड एक्सिस आपका ये। अगर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, पी। इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, इस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, मान लेते हैं इसका निर्देशांक एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड जैसे इस बिंदु का निर्देशांक हो सकता है 1 2 3 हो, इस बिंदु का हो सकता है निर्देशांक -1 2 5 हो, कुछ भी निर्देशांक हो सकता है। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि मान ली कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक कितना है, एक्स वाई जेड। ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तीनों अक्ष एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ओ से। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताने वाली जो सदिश होती है, उसी सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है, किसी बिंदु की किसके सापेक्ष स्थिति बताना, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताना। यानी मूल बिंदु से आप इसको जोड़ दो तो यही तो जो सदिश हुआ, ये इसकी क्या आ जाएगी, स्थिति सदिश। यानी इस लाइन का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी क्या है, वेक्टर ओपी क्या है, बिंदु पी की स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब इस बिंदु की स्थिति आपको पता चल रहा है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो किसी बिंदु की स्थिति सदिश समझ गए ना, क्या होता है, क्या होता है किसी बिंदु की स्थिति सदिश, किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला जो सदिश होता है, उसी सदिश को उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। किसका स्थिति सदिश कहते हैं, उस बिंदु का। और इसे हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर आर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर आर। नोटेशन है, इसे निरूपित करने का ये तरीका है। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखना है तो आप लिखो, किसी बिंदु P, इसका काम कोष्टक में लिख देना x, y, z, यानी उसका निर्देशांक हो गया x, y, z। तो किसी बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाली सदिश को, स्थिति बताने वाली सदिश को उस बिंदु का क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई बिंदु P है, तो दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P की स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, वेक्टर ओपी। ये वेक्टर है ना, वेक्टर ओपी। या इसे हम लोग ऐसे भी निरूपित कर देते हैं, वेक्टर आर से। ठीक है। और अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो आपका वेक्टर ओपी है, या जो आपने वेक्टर आर बोला है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर उस बिंदु का निर्देशांक x, y, z है, तो ये जो ओपी वेक्टर आएगा, इसे हम लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है। तो फिलहाल अभी ये नोटेशन आपका कैसे आया, ये अभी हम इसके अगले वाले प्रश्न में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये बात करो, पहले जो मात्रक सदिश पढ़ लेंगे फिर ये बात करेंगे। लेकिन आप इतना जानते हो इसलिए पहले से आप देखते चलो, कोई दिक्कत है। तो ओपी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, अभी हमको केवल लिखना है, ओ से चले हो कहां तक, पी तक। तो आपका प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये आपका अंतिम बिंदु हुआ। तो प्रारंभिक बिंदु को आपने पहले लिखा और अंतिम बिंदु को आपने बाद में लिखा। तो बात समझ में आया ना। ठीक है। तो स्थिति सदिश क्या हुआ, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला सदिश। ठीक है। आगे चले। अब अभी ये आपने क्या दिखा, इसको तो वेक्टर फॉर्म में लिखना देखा। लेकिन अगर हमको ओ से पी तक की दूरी चाहिए, यानी क्या वेक्टर ओपी का परिमाण पूछ लिया। अरे ओ से पी तक की जो दूरी होगी, ये दूरी इस वेक्टर का परिमाण ही तो है। जब हम बात करते हैं किसी रेखाखंड को, जो आप वेक्टर बनाइए, आपका पहले रेखाखंड था, क्या था, ये रेखाखंड था। रेखाखंड की कुछ न कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी। अब मान लो ये P था, ये पॉइंट आपका Q था। जब हमने इसको निश्चित कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, वेक्टर। तो जो आपने इसे वेक्टर PQ बनाया, तो इस वेक्टर का परिमाण कितना होगा, परिमाण यानी मान लगा देंगे, तो इसका परिमाण इसी एक के ही तो बराबर होगा। यानी जो रेखाखंड की लंबाई रही होगी, जब उस रेखाखंड को आपने वेक्टर बनाया, तो उस वेक्टर का जो परिमाण होगा उस रेखाखंड की लंबाई को ही तो निरूपित करेगा, उस रेखाखंड की लंबाई के ही तो बराबर आएगी। तो जब हमने O से P तक एक वेक्टर बना दिया है, यानी ओपी वेक्टर बात कर रहे हैं, तो इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ये जो इसकी लंबाई होगी।
जो हम लिखते हैं ना, ये मान लो ये वेक्टर है, तो ये जो लेंथ होता है ये इस वेक्टर के परिमाण को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? इस वेक्टर के परिमाण को। और जो ये एरो होता है, ये एरो उसके डायरेक्शन को निरूपित करता है। वेक्टर के पास दो ही चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण को कौन निरूपित करेगा? उस लाइन का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा। अरे इस वेक्टर का ये कुछ लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो लेंथ है इस वेक्टर के परिमाण को निरूपित करेगा, और ये जो एरो का डायरेक्शन है ये इसके दिशा को निरूपित करेगा। ये लंबाई किसको निरूपित करेगा? परिमाण को। और एरो का डायरेक्शन किसे निरूपित करेगा? दिशा को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बात समझ में आ रहा है ना? जो वेक्टर, जब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो लंबाई होता है उस वेक्टर के परिमाण को निरूपित करता है, और जो ये एरो होता है, तीर का चिन्ह होता है, ये उसके दिशा को निरूपित करता है। तो अगर आपने बोला कि बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर OP है, तो बताओ इस वेक्टर का कुछ न कुछ परिमाण भी होगा। इसके परिमाण को आप कैसे निकालोगे? आप परिमाण भूल जाओ, वेक्टर भूल जाओ। मान लो वेक्टर है ही नहीं, लो जो इस बिंदु यहाँ ये जो लंबाई होगा वही तो उस वेक्टर के परिमाण को निरूपित कर रहा होगा। तो अगर हम लंबाई निकाल लिए O से कहाँ तक का? P तक का। अगर O से P तक का लंबाई आप निकाल लिए, इनके बीच की दूरी आप निकाल लिए, तो यही जो दूरी होगा, लंबाई होगा, वही तो उस वेक्टर के परिमाण को निरूपित कर रहा होगा। तो आप क्लास 11th में जब त्रिविम ज्यामिति पढ़े हो, तो वहां पर आप किसी बिंदु की किसी दूसरे बिंदु से दूरी पढ़े हो। जैसे हल्का सा वहां पर बताते हैं, मान लो एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1, y1, z1, और एक दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है? x2, y2, z2। क्लास 10th में आप दो बिंदु के लिए पढ़े हो, इसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दूरी सूत्र पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपने जब क्लास 11th में आया तो वहां पर त्रिविम ज्यामिति पढ़ी, तो वहां पर आप 3 डायमेंशनल पढ़े थे। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे ही निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस ये हो जाता। लेकिन अगर मान लो कोई एक बिंदु है, यही बिंदु है, अगर इस बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ? x, y हुआ, और इसका मूल बिंदु से दूरी चाहिए, यानी 0, 0 से दूरी चाहिए, तो x2 - x1 यानी x - 0 कर दोगे, प्लस y2 - y1 यानी y - 0 कर दोगे। अरे वही दो ही सूत्र से। तो इसका ये कितना आ जाता है? रूट ऑफ x में से 0 घटाओ, केवल x आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी सीधा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बताते हो। सीधा वैसे ही अब मान लो ये भी मूल बिंदु हो गया 0, 0, 0। जब त्रिविम ज्यामिति का बात करोगे तो 0, 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, और जब द्विविमीय ज्यामिति का बात करोगे तो वहां पर 0, 0। अब मान लो एक बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना? क्योंकि त्रिविम ज्यामिति है तो इसमें 3 निर्देशांक होगा, एक x वाला और एक y वाला और एक z वाला। तो अब इस बिंदु की मूल बिंदु से अगर दूरी बतानी होगी तो क्या हो जाएगा? भैया इसमें से इसको घटा दो, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर, यानी बोले तो इसे बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी चाहिए तो आप यही पढ़े हो क्लास 11th में। इसको तो आप ऐसे भी जानते होगे, हैं? कहीं भी पढ़े, कहीं कहीं आपको जरूर नहीं मिला होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस बिंदु का निर्देशांक x, y, z है, तो क्या इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी आप OP बता सकते नहीं बता सकते हो? तो ये जो OP होगा ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और OP है क्या? क्या इस रेखा की लंबाई हुई। और जो OP है इस रेखा की लंबाई, ये केवल रेखा की लंबाई ही नहीं है, सदिश OP का परिमाण भी है। क्योंकि अभी आपको बताया जो रेखा की लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को निरूपित करती है। जो रेखा की ये लेंथ होता है वो क्या करता है? उस सदिश के परिमाण को निरूपित करता है। तो अगर इस रेखा की लंबाई यानी O से P तक की दूरी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, इस बात का मतलब क्या है कि यह केवल, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर OP का परिमाण जो होता है, वेक्टर OP का परिमाण, इसे आप ऐसे भी तो लिखते हैं। तो अगर इस सदिश का क्या परिमाण आप बता दिए कि नहीं बता दिए? भैया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस रेखा के परिमाण को केवल आपने OP लिखा, सॉरी इस वेक्टर के परिमाण को आपने केवल OP लिखा, और इसी वेक्टर को आपने वेक्टर R लिखा है, तो उसके परिमाण को केवल वेक्टर का साइन हटा दो, R भी लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर OP का परिमाण या मॉड ऑफ वेक्टर OP, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे वेक्टर के परिमाण को दर्शाना ऐसे ऐसे आपने देखा ना, इसके पहले आप चारों तरीके से दर्शा सकते हो। अगर वेक्टर को OP बोले तो इसके परिमाण को सीधा वेक्टर का साइन हटा दो, केवल OP लिख दो, ये भी वेक्टर OP का परिमाण है, या आप इसका माड लगा दो तो भी ये वेक्टर OP का ही परिमाण है। और ये जो परिमाण है ये लंबाई के बराबर आएगा, और ये लंबाई आया कितना है? रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है 2, 3, -4, एक बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है 2, 3, -4, तो इस बिंदु को हम P बोल दिए। क्या इस बिंदु की कुछ न कुछ स्थिति सदिश होगी? अरे हर बिंदु का स्थिति सदिश होता है। स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला जो सदिश होगा उसी सदिश को आप क्या बोलते हो? स्थिति सदिश। तो उस स्थिति सदिश की कुछ न कुछ परिमाण भी होगा। अरे हर सदिश का कुछ, सदिश के पास दो चीज होता है ना यार, एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। तो अगर इस बिंदु की कुछ स्थिति सदिश होगी, इस बिंदु की स्थिति सदिश क्या होगी? मूल बिंदु के सापेक्ष इसका सदिश बता दोगे, यानी जो वेक्टर ओपी होगा यही इस बिंदु का क्या होगा? स्थिति सदिश होगा। तो आपसे कोई पूछे हमें इस स्थिति सदिश का परिमाण बताओ, क्या बताओ? परिमाण बताओ। तो इस स्थिति सदिश का परिमाण यानी वेक्टर ओपी का परिमाण यही तो पूछ लिया। या लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, केवल ऐसे ओपी भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे वेक्टर आर का परिमाण, वेक्टर आर अगर इसे बोलोगे तो वेक्टर आर का परिमाण लिख सकते हो, या सिंपली आप इसे केवल आर लिख सकते हो। ये सभी क्या है? इस स्थिति सदिश का परिमाण है। और ये आ कितना जाएगा? तो क्या आप ये परिमाण बता सकते हो? अरे बिंदु का आपने देखा, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक x, y, z है, उस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा उसका परिमाण क्या हो जाएगा? √(x² + y² + z², यानी इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो सीधा इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 4, 3 × 9 और 4 × 16, 16 4 20 9 29। तो उस स्थिति सदिश का परिमाण कितना होगा? √29। तो किसी भी बिंदु, अगर आपको कोई भी कभी भी कोई बिंदु दिया जाए, उस बिंदु से स्थिति सदिश हमेशा भाई कुछ न कुछ बनेगा। उस स्थिति सदिश का परिमाण बता सकते हो? कुछ नहीं करना है, बस करड़ी में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो याद रहेगा ये बात ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते इसके आगे। आओ अब आप हेडिंग डालो दिक कोसाइन। दिक कोसाइन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। देखो कोई भी एक वेक्टर, कोई भी अगर वेक्टर है वो कुछ न कुछ x एक्सिस के साथ कोण बनाएगा, कुछ न कुछ y एक्सिस के साथ कोण बनाएगा, और कुछ न कुछ z एक्सिस, अरे सभी वेक्टर x एक्सिस के साथ, और केवल x एक्स बोलना नहीं जरूरी, धनात्मक x के साथ। जैसे थोड़ा समझना, हम यहाँ पर ही समझाते हैं। मान लो कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका क्या है? z एक्सिस है। अब तो लग रहा है तीनों परपेंडिकुलर ना, ठीक है, समझ लेना अगर थोड़ा परपेंडिकुलर ना लगे। अब मान लो कि ये एक आपका क्या है? एक वेक्टर है। अरे देखो सही है, ये आपका कुछ न कुछ वेक्टर है, थोड़ा इसे बीच में आए तो ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक। ये आपका एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर देखो, ये मान लो धनात्मक x अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, और ये धनात्मक z अक्ष है। किसी को आप x y आप इसे z मान लो, किसको मान सकते हो। अब ये जो वेक्टर आपका है, ये तो सब मिल रहा है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर देखो x अक्ष साथ भी कुछ कोण बनाया, ये वेक्टर y एक्सिस के साथ भी कुछ कोण बनाया, और ये आपका वेक्टर z एक्सिस के साथ भी कुछ कोण बनाया कि नहीं बनाया। और किस देखो, अगर ये आपका प्लस एक्सिस है तो आप इधर जाओगे तो माइनस x एक्सिस होगा, ये आपका प्लस y एक्सिस है तो आप नीचे जाओगे माइनस y एक्सिस मिलेगा, ये आपका प्लस z एक्सिस है तो आप अंदर जाओगे तो माइनस z एक्सिस मिलेगा। लेकिन हमको इस वेक्टर का धनात्मक x के साथ कोण देखना है, माइनस वाले के साथ, क्योंकि ये वेक्टर माइनस x के साथ भी कुछ कोण बनाएगा। अगर ये वेक्टर प्लस y के साथ कुछ कोण बनाए तो ये वेक्टर माइनस y के साथ भी कुछ कोण बनाएगा। तो हमको माइनस के साथ कोण नहीं देखना है, हमको किसके साथ कोण देखना है? प्लस के साथ। तो जो कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश धनात्मक x अक्ष की दिशा के साथ, धनात्मक y अक्ष के साथ, धनात्मक z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं दिक् कोण। क्या बोलते हैं? दिक् कोण। और उसी कोण का कास वैल्यू ले लो, उसे कहते हैं दिक् कोसाइन। तो लिखना होगा तो अगर आप क्या लिखोगे, जैसे अगर हम केवल वैसे रफली से दर्शा दे, जैसे मान लो आपका x एक्सिस है, मान लो आपका y एक्सिस है, और मान लो आपका क्या है? z एक्सिस है। अब कोई एक वेक्टर, मान लो ये बिंदु है P, तो इसको मिलाओगे तो इसकी स्थिति सदिश वेक्टर OP आया। इसको मान लो इसका निशान क्या है? x, y, z। अब ये क्या है? वेक्टर R। अरे इसको हम वेक्टर R से दर्शा देते कि नहीं दर्शा देते? अब आपको लगेगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर यही हमारे पास एक दिक्कत है कि आपका कैसा ये 3D फिगर है। यहाँ पर देखो x एक्सिस ऐसे था, y एक्सिस ऊपर था, z एक्सिस ऐसे था, और बिंदु इनके बीच में कहीं था। लेकिन अब उस बिंदु को हम ऐसे बीच में हवा में दर्शा नहीं सकते हैं, तो उसे हम कहां दर्शा दिए? इस प्लेन पे।
तो जो ये वेक्टर है, वेक्टर आर या वेक्टर ओपी, यह एक्स के साथ कुछ कोण बनाया, इस कोण को चलो हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। वाई एक्स के साथ कुछ कोण बनाया, इस कोण को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। और जो यह वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ भी कुछ कोण बनाएगा, इस कोण को हम क्या बोल देते हैं, गामा। तो ये जो कोण है आपका अल्फा, बीटा, गामा, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, दिक् कोण, डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं, दिक् कोण। और इन एंगल का जो कास वैल्यू है, यानी अगर ये अल्फा है तो कास अल्फा, ये बीटा है तो कास बीटा, और ये गामा है तो कास गामा। ये जो वैल्यू मिलेगा कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, इन वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन। क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन क्या है, कोई भी सदिश धनात्मक x अक्ष के साथ, धनात्मक y अक्ष के साथ, धनात्मक z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण का जो कास वैल्यू होगा, उस कोण का जो कास वैल्यू होगा, इसी कास वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् कोसाइन। और इसे क्रमशः, इसे हम L से निरूपित करते हैं, इसे M से निरूपित करते हैं, और इसे हम N से निरूपित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो क्या है दिक् कोसाइन? दिक् कोसाइन क्या होता है, कोई सदिश धनात्मक x अक्ष के साथ, धनात्मक y अक्ष के साथ, धनात्मक z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण का कास वैल्यू ही उसका दिक् कोसाइन कहलाता है। और परिभाषा में लिखना होगा, क्या लिखोगे, किसी सदिश के द्वारा या किसी सदिश के द्वारा x अक्ष, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष और धनात्मक z अक्ष के साथ बनाए गए कोण के कास को, यानी कोज्या को, कास यानी कोज्या, साइन माने ज्या, साइन को आप क्या बोलते हो, ज्या बोलते हो, और कास को क्या बोलते हो, कोज्या बोलते हो, और टैन को क्या बोलते हो, स्पर्शज्या। टैन को क्या बोलते हो, स्पर्शज्या। तो फिलहाल में कास का बात करना है, कास यानी कोज्या का बात करना है, इसीलिए इसे दिक् कोसाइन हम कहते हैं, और इसे कहीं कहीं दिक् कोज्या बोला जाता है, लेकिन हम लोग अक्सर ही वर्ड यूज करेंगे दिक् कोसाइन। तो समझ में आ गया दिक् कोसाइन क्या है ना, किसी सदिश के द्वारा x अक्ष, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, धनात्मक z अक्ष के साथ बनाए गए कोण के कास वैल्यू को, यानी कोज्या को, उस सदिश का दिक् कोसाइन कहते हैं। तो दिक् कोसाइन का मतलब जो कोण बनाएगा उसी कोण का कास वैल्यू। देखो ये जो इस बिंदु को, अभी आपका लग रहा है कि ये बिंदु कहाँ है, एक्स वाई तल में है कि नहीं है? अच्छा, तल और ये सब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? थोड़ा सा हल्का से आओ, बात करते हैं हल्का सा उस पर थोड़ा, फिर इस बिंदु को हम लोग ऐसा दर्शा पाएंगे कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बीच में है। कैसे लिखते हैं, अभी इसे लिखते हैं, थोड़ा आप और समझो कुछ बातों को। मान लो ये आपका क्या है, x अक्ष, ये आपका क्या है, y अक्ष, और ये आपका क्या है, z अक्ष। हम एक क्यूब लेते हैं, ये क्यूब दिख रहा है, बोलो। अब ध्यान से बताओ, ये जो क्यूब का लाइन दिख रहा है, क्या ये एक्स अक्ष को काट रहा होगा? बिल्कुल नहीं काट रहा होगा, ये उस एक्सिस का होगा, बाहर होगा। एक बार आप समझ लो इसे फिर से, अब ध्यान से देखना, यही तो है तीन चीज आपका, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। कोई आप जैसे मान लो जो आपका क्यूब जैसा होता है, कोई आपका चाप रखने का डब्बा, फिलहाल वो क्यूबाइड जैसा होता है, मान लो अगर वो क्यूब जैसा हो, या आप जो क्यूब खेलते हो वो क्यूब ला के आप यहीं पर रख दो, ऐसे क्यूब यहीं पर ला के आप रख दो, तो ऐसा ही तो है। तो जो क्यूब होगा उस क्यूब का केवल एक ही पॉइंट तो इसे काटेगा, दूसरा पॉइंट ये जो इधर तो बाहर आ जाएगा, अरे इसके नीचे नहीं जाएगा, आपको इसी पे ऐसे ला के रखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तीन तल बनेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष को मिला दोगे तो एक आपका ये तल बनेगा, इस अक्ष को मिलाओगे एक आपका ये तल बनेगा, और इस अक्ष को मिलाओगे एक आपका ये तल बनेगा। यानी तल के लिए केवल दो ही अक्ष काफी है। अरे दो अक्ष को मिला दोगे तो ये पूरा आपका एक तल बना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जैसे यक्स और वाई एक्सिस से जो मिलके तल बनेगा, इस तल को हम यक्स वाई तल बोलेंगे। ये तल देखो, यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के ये तल बना है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के जो तल बनेगा वो आपका वाई जेड तल कहलाता है। और यक्स एक्सिस जेड एक्सिस को मिला के जो तल बनेगा ये आपका यक्स जेड तल कहलाता है। कौन सा तल? तो अगर आप इधर से एक मतलब कागज मान लो यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर आप एक कागज लगा दो, और यहाँ पर आप एक कागज लगा दो। अब जब क्यूब ला के रखोगे तो ऐसे इसके ऊपर ही तो रहेगा, इसके उधर ही तो रहेगा, और इसके उधर ही तो रहेगा।
तो यानी उसका जो इधर वाला सिरा होगा वो टच करेगा, इधर वाला सिरा टच करेगा, इधर वाला सिरा, बाकी और सब हवा में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि जब क्यूब बनाओगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा, एक पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो ऐसा फील कर पा रहे हो। तो क्यूब आपका यही है। तो अब यहाँ पर जब बात ध्यान से समझो, अगर आप इस पूरे को मिटा दो, अभी केवल इसे हम समझने के लिए बना रहे हैं, या मिटाओ मत, हम इसको केवल आप डाट डाट ऐसे कर दे रहे हैं, तो समझ लो ये मान लो मिटा, क्योंकि भी फिर से भी बनाना पड़ेगा। टच कौन किया, ये जो पीछे वाला था ये केवल एक्स वाई को टच किया होगा कि नहीं किया होगा। तो फिर ये कहाँ रहा होगा, ये तो ऐसे बाहर रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या। फिर इसको ये टच किया होगा, यानी जो पीछे वाला पॉइंट है ये तो अपना कहाँ आ गया होगा, नीचे, थोड़ा टच किया होगा। और ये भी देखो ये नहीं टच किया है, वास्तव में केवल आपका वो पीछे वाला टच किया था। अगर आप इस पूरे को मिटा दो, लो चलो मिटाएं दो, वही तो पीछे वाला केवल टच किया होगा। और ये पूरा आपका नीचे वाला जो है ये पॉइंट टच करेगा, ये पॉइंट टच करेगा। तो एक्स एक्सिस को केवल ये पॉइंट टच करेगा, वाई एक्सिस को केवल ये पॉइंट टच करेगा, और जेड एक्सिस को केवल ये पॉइंट टच करेगा। तो फिर ये पॉइंट कहां होगा, ये वाला पॉइंट कहां होगा बताओ। उस क्यूब को जब लखोगे तो ये वाला पॉइंट कहां होगा, एक्स जेड तल में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, एक्स जेड तल में। एक्स जेड तल से मतलब समझ रहे हो ना, एक्स जेड तल का मतलब समझो, लो यही तो आपका एक्स जेड तल है। अरे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स जेड तल का मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर तल बनेगा, यही तल। तो ये वाला पॉइंट कहां आया होगा, कहीं यहां पर, ये मेरा जो उंगली का टिप है यहां पर, यहीं पर तो आएगा। कहां, यहां पर, यानी यहां पर कहीं, यहां पर आप ध्यान से देखना, यहां पर इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहां आएगा, ये वाला पॉइंट वाई जेड तल में आएगा। यानी वाई जेड तल यही तो है, देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। इससे जो मिलके तल बनेगा, इससे मिलके यही तल बना कि नहीं बना। तो यहां पर कहीं आएगा, कहां पर, यहां पर। वो वाला जो पॉइंट है यहां पर आएगा नहीं आएगा। और ये पॉइंट कहां आएगा, एक्स वाई तल में। यानी एक्स तल ये है, वाई तल ये, हम जेड को हटाते हैं समझने के लिए। आपका जो एक्स जेड तल होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कहीं आपका इस तरीके से यहीं पर आएगा नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट। यानी इस एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट है, केवल आप ये बताओ। अक्ष पे जब आप ये पूरा क्यूब बनाते हो, तो क्यूब पे देखो अक्ष पे ये पॉइंट आया, अक्ष पे ये पॉइंट आया, और अक्ष पे ये पॉइंट आया। एक बार आप क्यूब को समझ लो, क्योंकि हम ये क्यूब बार बार बनाएंगे। एक बार आप इस पूरा क्यूब को समझ लो, पॉइंट कहां होता है। ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे कहीं आ जाएगा, बोलो इस प्लेन पे ही कहीं होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कहां होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो प्लेन बनेगा उस प्लेन पे कहीं आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट, ये जो आपका वाई जेड प्लेन है, इस प्लेन पे कहीं आ जाएगा। तो फिर जब हम इसको मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट ये कहां आएगा, ये तो बिल्कुल एकदम बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जब भी हम ऐसा फिगर बनाएंगे, आप क्या इसमें सभी सब कुछ समझ लोगे ना, कौन सा पॉइंट कहां है। तो यह पॉइंट क्या एक्स एक्सिस को काटा नहीं काटा, नहीं काटेंगे, बाहर है। वास्तव में केवल एक्स एक्सिस को देखो, ये वाला काट रहा होगा लाइन, बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि वो उसी भी पड़ेगा। तो ये वाला बनाते वक्त कट जा रहा है, लेकिन ये है कैसा, ये ऐसा बाहर है, ठीक है। अब मान लो यही कोई बिंदु है आपका पी, ठीक। इस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, एक एक्स निर्देशांक है, एक वाई निर्देशांक और ये जेड निर्देशांक। इस बिंदु का एक्स निर्देशांक का मतलब क्या है कि यह बिंदु एक्स एक्सिस में एक्स दूरी चला होगा। आप बताओ कौन कौन सा दूरी यहां पर एक्स के बराबर होगा। अगर इस बिंदु का एक्स निर्देशांक एक्स है, इस बात का मतलब क्या है कि यह बिंदु एक्स एक्सिस में एक्स दूरी चला होगा। यानी क्या ये दूरी एक्स होगा, या ये दूरी भी एक्स होगा, ये दूरी भी एक्स होगा, और ये दूरी भी एक्स, ये चारों दूरियां बराबर होंगी। हमको दिख नहीं रहा, आप इसको ऐसे सामने करके समझोगे, देखो ये चारों एक ही लाइन में आ जाएगा। अरे देखो बात समझो, आप इसको जब आप इसे सीधा करके समझोगे, तो जो होगा उसी के सामने ही होगा, और उसी के जस्ट नीचे होगा, और इसके जस्ट नीचे होगा। तो ये चारों क्या एकदम एक लाइन में आएगा नहीं आएगा। क्या आपको ये सही बात समझ में आ रहा है ना। ये जो आपका पॉइंट है, आपका क्या है, हवा में है। ये जो पॉइंट है आपका पीछे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तल में है।
ये वाला भी पॉइंट है आपका कहाँ है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तल में, और ये वाला जो आपका पॉइंट है आपका एक्स और जेड एक्स के तल में। तो अगर हम करें इस बिंदु का निर्देशांक एक्स है, इस बात का मतलब क्या है कि यह बिंदु, मतलब यह जो बिंदु है एक्स एक्सिस में कितना दूरी चल चुका है, एक्स दूरी चल चुका है। तो अगर यह बिंदु एक्स एक्सिस में एक्स दूरी चला है, अब ध्यान देखो ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी चारों दूरी बराबर होगा क्या? अगर आप इसको सीधा करके देखोगे ये पीछे आ जाएगा, जैसे यहां पर आप समझो, अगर आप इसको सीधा करके देखोगे तो ये वाला ये दूरी हुआ, मान लो यहां से आपका एक्स एक्सिस गया और यहां से आपका ये आपका ऊपर ऐसे वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये दूरी अगर एक्स होगा तो क्या इधर का भी दूरी एक्स होगा? अरे बोलो, इधर का ये जो पीछे का दूरी अगर ये एक्स होगा तो ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये नीचे दूरी ये भी आपका एक्स होगा। तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये दूरी भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। और ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है, इधर आपका पीछे से ऐसे एक्स एक्सिस है, ये आपका इधर से ऐसे वाई एक्सिस है और इधर से आपका ये एक्सिस जेड एक्सिस है। तो यही तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। तो बात समझ में आ रहा है? अगर इस बिंदु का निर्देशांक एक्स है, यानी यह बिंदु देखो एक्स में एक्स दूरी चला होगा, तो अगर यह एक्स होगा तो ऐसे ये पीछे वाला भी एक्स होगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भी एक्स होगा, और ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये भी कितना दूरी होगा, एक्स दूरी होगा। तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक हमने एक्स बोला, यानी आप चार दूरी बता दिए, ये दूरी एक्स, ये भी दूरी एक्स, ये दूरी यहीं तक जहां तक वो एक्स एक्सिस काटा है, और ये दूरी, क्या चारों दूरी समझ में आए कि नहीं, एक्स होगा। अगर इस बिंदु का निर्देशांक वाई है, इस बात का मतलब क्या है कि यह जो बिंदु है वाई एक्सिस में वाई दूरी चला है, तो अगर यह वाई दूरी चला यानी यह भी वाई दूरी चला होगा। और अगर यह वाई दूरी है तो ध्यान से देखो, अगर यह वाई है तो ये भी वाई होगा, और यह वाई है तो माने ये जो दिखा ये भी वाई दूरी होगा। इसके सामने ये जो दिखा, क्योंकि ये नीचे बनाने फिगर, वास्तव में ये वाला इधर का बन रहा होगा और ये वाला इसके जस्ट सामने का यहाँ का बन रहा होगा, यही भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये भी दूरी कितना हो जाएगी, वाई हो जाएगी, और ये जो सीधी दूरी है ये भी कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है चीज ना। और अगर इस बिंदु का जेड निर्देशांक जेड है, यानी ये बिंदु क्या है, जेड एक्सिस में जेड दूरी चला होगा, यानी ध्यान से देखो ये भी जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा, और ये भी दूरी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है, ओरिजिन से आप इस बिंदु को मिलाओगे, यानी यही हुआ। तो वास्तव में ओरिजिन आपका देखो यहां पर है, अरे आपका एक्स एक्सिस इधर गया है, वाई एक्सिस इधर गया है, और जेड एक्सिस आपका इधर गया है, तो ओरिजिन आपका यहीं पर आके पड़ा कि नहीं पड़ा। हम थोड़ा इसे टेढ़ा करते, ओरिजिन आपके आके यहीं पड़ा और बिंदु आपका यहां पर है। तो जब आप ओरिजिन से उस बिंदु को मिलाओगे, यानी यहां से बीच में से होल करते हुए एक सीधा आप ड्रिल करके वहां पर ले जाओगे एक लाइन, तो वो लाइन वहां पर जाके सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेंटर से जो यहां पर आके ऐसा टेढ़ा करके आप मिलेगा, ये ऐसा टेढ़ा करके जो जाएगा यही तो आपका ओपी वेक्टर होगा। तो यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ देखो कुछ कोण बनाए, ये कोण मान लेते हैं क्या है, अल्फा। यह वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाए, इस कोण को क्या मान लेते हैं, बीटा। और ये आपका जो वेक्टर, ये वेक्टर आपका जेड एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाए, इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, गामा। तो ये जो कोण है, इन्हीं कोण के कास वैल्यू को यानी कोज्जाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन, कास गामा। तो आप पहले दिक कोसाइन का परिभाषा लिख लो। किसी सदिश के द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा, और आप केवल एक्स अक्ष वाई अक्ष मत लिखो, धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के द्वारा या जेड अक्ष से बनाए गए कोण के कोज्या को, कोज्या यानी कास वैल्यू को क्या कहते हैं, दिक कोसाइन कहते हैं, दिक कोसाइन कहते। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में तो लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट आपका कहीं ऐसे बाहर है। तो मान लो ये पॉइंट पी है और ये ओ है, तो क्या ये वेक्टर आपका ओपी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अब यह जो वेक्टर एक्स के साथ कितना कोण बनाया, अल्फा, वाई के साथ कितना कोण बनाया, जेड के साथ कितना कोण बनाया, गामा। तो जो ये कोण है यानी
कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। अरे अल्फा का को कास, कास यानी कोज्या, बीटा का कास यानी कोज्या और गामा का कोज्या, ये तो आपका दिक् कोसाइन कहलाता है। आप पहले लिखना है तो ऐसे लिख लो कि माना कोई सदिश, उस सदिश को चलो हम यहां पर क्या बोल देते हैं, वेक्टर ओपी, यक्स अक्ष के साथ, धनात्मक यक्स अक्ष के साथ, धनात्मक यक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाया, अल्फा। धनात्मक वाई अक्ष के साथ, धनात्मक वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाया, बीटा। तथा धनात्मक जेड अक्ष के साथ, धनात्मक जेड अक्ष से कितना कोण बनाता है, गामा कोण बनाता है। तब उस रेखा का जो दिक् कोसाइन होगा, तब रेखा का नहीं, वेक्टर ओपी, सीधा ऐसे लिख दीजिए, सदिश न लिख के पूरा। तब वेक्टर ओपी का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन क्रमशः कास अल्फा, कास बीटा एंड कास गामा होगा। ठीक है, तो दिक् कोसाइन को हम क्रमशः किससे, एल एम तथा एन से निरूपित करते हैं। तो यानी आप लिख सकते हो क्या, अब यहां पर लिखना होगा तो लिख सकते हो, इसे एल एम एंड एन से निरूपित करते हैं, इसे दिक् कोसाइन हो। तो हम एल बराबर कितना हो जाएगा, कास अल्फा, एम बराबर क्या लिख सकते हैं, कास बीटा, और एन बराबर क्या लिख सकते हैं, कास। बात समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी सदिश यक्स अक्ष साथ जितना कोण बनाएगा, वाई अक्ष साथ जितना कोण बनाएगा, जेड अक्ष साथ जितना कोण बनाएगा, इसी कोण के कास वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सदिश का दिक् कोसाइन, यानी कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा क्या हो गया, दिक् कोसाइन। इसे हम क्रमशः किससे दर्शाते हैं, एल एम एन से। ठीक है, और मजे की बात है, आप एक रिलेशन भी याद रखो यहां पर, क्या, इस रिलेशन को याद रखना, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ये बराबर कितना होता है, एक ना। जो एल स्क्वेयर और एम स्क्वेयर और एन स्क्वेयर होगा ये कितने के बराबर होगा, एक के। कैसे, और उसका प्रूफ भी देख लो आप इसका, ध्यान से देखो। अगर इस बिंदु का यक्स निर्देशांक मान लो क्या है, यक्स है, वाई है, जेड है। क्या इस बिंदु का अगर यक्स निर्देशांक यक्स है, यानी यह बिंदु यक्स एक्सिस में कितना चला होगा। अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर यक्स एक्सिस पे डालो, यहां से आप एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालो, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर कहां डालो, जेड एक्सिस पे डालो, ये परपेंडिकुलर बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप जब उस क्यूबिक फॉर्म में परपेंडिकुलर बनाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से यहां पर समझना, ये आपका यक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, और ये आपका जेड एक्सिस था। ये मान लो आपका क्या है, एक क्यूब है, इस तरीके से क्यूब है। अब समझो, इसी बिंदु हमने यही निर्देशांक क्या माना है, P, इसी बिंदु को P माना है, और इसका निर्देशांक क्या है, X, Y, Z। अब इस सेंटर से थोड़ा फील करना, ये जो आपने जोड़ा है तो ये सीधी रेखा आपको दिख रहा है तल में, लेकिन वास्तव में ये कुछ आपका इसे बाहर होगा, पक्का है ना। ये X एक्सिस साथ ही कोण बनाया अल्फा, ये Y एक्सिस साथ कुछ कोण बनाया बीटा, और ये Z एक्सिस साथ कुछ कोण बनाया कितना, गामा। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, और इस पॉइंट से हम z एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो कैसे हो जाएगा, अब बताओ। वास्तव में जब आप ये पॉइंट बाहर है, आप इससे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो कुछ ऐसे जाके वो पड़ेगा। आप इस पॉइंट से जब y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जाके कुछ, क्योंकि ये बिंदु ऐसा है ना, ये बिंदु बाहर है, y एक्सिस आपका यहाँ पर है, यहाँ पर समझना, x एक्सिस ऐसा था, y एक्सिस ऐसा था। हम क्यों परपेंडिकुलर को सीधा ना बना के थोड़ा टेढ़ा बनाए, इस बात का समझना। जब ये बिंदु आपका बाहर है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यानी ये जब हम इसमें फिगर बना रहे तो आपका कुछ ऐसा टेढ़ा करके बनाने के लिए, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले तो हम ऐसे सीधा बना सकते थे, लेकिन सीधा कब होता परपेंडिकुलर, जब यह पॉइंट x y तल में ही होता। बात समझना। अगर यह आपका मान लो कि इधर आपका ये x एक्सिस है और इधर आपका क्या है, y एक्सिस है। अगर पॉइंट इसी तल में होता
तब यहां से आप परपेंडिकुलर खींचते तो ये सीधा लगता, आप यहां से y पे परपेंडिकुलर डालते तो ये आपका सीधा लगता। लेकिन आज ये पॉइंट इसी तल में ना होकर ऐसे बाहर है, बात समझ आ रहा है ना। तो अगर ये पॉइंट बाहर है तो हम इस पॉइंट से x एक्सिस परपेंडिकुलर डालोगे, यानी अगर मान लो ये आपका पॉइंट हो गया, जो इसका टिप है इसका पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसे कुछ है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे दिखेगा। देखो अभी भी ये x अक्ष 90 अंश का कोण बना रहा है, बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। तो ये जब फिगर बनाएंगे थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, इसलिए हम इसको फिगर में जब इस तरीके का फिगर बनाते हैं हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, x पे जाके परपेंडिकुलर हुआ और ये y पे जाके परपेंडिकुलर हुआ, और यहां से आप z पे परपेंडिकुलर डालोगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मान लो z पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाके हुआ, ये जाके यहीं पर मिलेगा ना, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस पे जाके क्या हुआ परपेंडिकुलर, देखो ये बिल्कुल एकदम इसके कोने पे जाके मिला, ये भी थोड़ा डाट डाट बना देना, ये भी जाके यहां पर मिलेगा और ये भी जाके कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। अगर हम इसका केवल एक कोई फिगर, क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिखा, ध्यान से इधर देखना, ये ओपी वेक्टर था, ये एक्स परपेंडिकुलर था, ये था। जब इसको बाहर बनाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका ओ था, ये आपका क्या है पी है, और ये आपका तो पूरा एक्स एक्सिस था, इससे ये परपेंडिकुलर था। वास्तव में फिगर थोड़ा टेढ़ा था, हम उसको सीधा करके ऐसे बनाए, तो आपका ऐसा ही तो बनेगा। ये दूरी कितना है एक्स, और जो आपका ओपी वेक्टर है एक्स एक्सिस साथ जो कोण बना, इसी कोण को हमने क्या बोला है अल्फा। अगर यहां पर आप कास अल्फा लगाओगे तो कास अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हो, कास थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे सॉरी कर्ण, आधार बटे कर्ण, अरे कोण के सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हुआ यानी यक्स, और 90 अंश के सामने वाला कर्ण होगा, और कर्ण आपका है क्या ओपी। अरे यहां से 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण आपका पूरा ओपी ही तो है, तो कास अल्फा बराबर आपने क्या लिखा एक्स अपान ओपी। कास बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, और देखो ओपी का वैल्यू आपको पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके पहले आपने देखा अगर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है तो ओरिजिन से उसका जो दूरी होगा इतना होगा। अच्छा कास बीटा को सेम ऐसे लिखना होगा तो क्या लिख लोगे वाई बटे ओपी, और कास गामा अगर लिखना होगा तो कास गामा को क्या लिखोगे जेड बटे ओपी। तो वाई बटे ओपी का वैल्यू फिर से वही आप जानते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसे जेड बटे ओपी यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा अपना देखना, यहाँ पर इसी को हम एल लिखते हैं, यहाँ पर एम लिखते हैं, और इसी को हम क्या लिखते हैं एन। हमें क्या चाहिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आप ये ऊपर लिख चुके होंगे। अब बताओ हमें चाहिए क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल का वैल्यू है कितना एक्स बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो एल का वैल्यू है, हमें इसी का स्क्वायर करना है, प्लस है प्लस लगा है एम का स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना वाई बटे इतना कितना वाई बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें इसका क्या करना स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है जेड बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, आप इन सब का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बचेगा, प्लस वाई का स्क्वायर अपान रूट का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बचेगा, प्लस जेड का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा। अब बताओ जब हर बराबर है तो क्या अंश जुड़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा एक। तो देखो जब हर बराबर था हमने सभी अंश को जोड़ दिया, कैंसिल होकर एक ही आया, तो यानी आपको क्या मिला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना मिला, दिस इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, यानी दिक्कोज्जाओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है एक होता है। दिक्कोज्जाओं के वर्गों का, ये आपका पहला दिक्कोज्जा है, दूसरा दिक्कोज्जा है, तीसरा दिक्कोज्जा है, तो इनके वर्गों का योग ही तो किए, ये कितना आ जाएगा एक। तो आपको समझ में आया दिक्कोज्जा क्या आता है, दिक्कोज्जा क्या आता है, कोई वेक्टर हो वह एक्स के साथ कुछ कोण बनाएगा, वाई के साथ कुछ कोण बनाएगा, जेड के साथ कुछ कोण बनाएगा। तो जो धनात्मक एक्स अक्ष धनात्मक वाई अक्ष धनात्मक जेड के साथ कोई भी वेक्टर कोण बनाया, उस कोण का जो कास वैल्यू होगा उसी कास वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे उस वेक्टर का दिक्कोज्जा यानी दिक् कोसाइन, ठीक है। और उनके दिक् कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है
1। अब आपको पहले ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। अब एक चीज आप ये देखो, दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात, हेडिंग डालो दिक् अनुपात। इसे कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। मान लो कोई एक वेक्टर है, किसी वेक्टर का दिक् अनुपात क्या होगा? जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है ओपी, इस वेक्टर का कुछ न कुछ दिक् कोसाइन होगा। मान लेते हैं इसका दिक् कोसाइन क्या है? एल, एम और एन। ये क्या है? दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। तो ऐसी तीन संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ समानुपाती हो, दिक् कोसाइन के साथ क्या हो? समानुपाती हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात क्या है? किसी वेक्टर का कुछ न कुछ दिक् कोसाइन होगा, तो दिक् कोसाइन ही कुछ नंबर आपको मिलेगा। इन तीनों नंबर के साथ ऐसी तीन संख्या ले लो जो इनके साथ समान अनुपात में आ जाए, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? उसका दिक् अनुपात। जैसे मान लो कि ये क्या है? 1/2, 1/3 और 1/6। कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का ये क्या है? दिक् कोज्या है। क्या ये किसी वेक्टर का दिक् कोज्या हो सकता है? कोई भी तीन नंबर आप ले लो, वो किसी भी वेक्टर का दिक् कोज्या हो ये जरूरी नहीं है। दिक् कोज्या आप तभी बोलोगे जब उनके वर्गों का योग कितना आएगा? 1। अगर उनके वर्गों का योग 1 आएगा तभी वो दिक् कोज्या होगा। तो यहां पर पहले करो, 1/2 का वर्ग 1/2 आया, 1/3 का वर्ग 1/3 आएगा, और 1/6 का वर्ग 1/6। तो जब आप इनका लसा लोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 6 के 6, 3 2 5 1 6/6, यानी कितना आया? 1। तो इनके वर्गों का योग करने पे 1 आ रहा है, तो ये दिक् कोज्या है। आपसे कभी कोई पूछ ले, चलो बताओ 1/2, 1/3, 1/4, ये दिक् क्या किसी वेक्टर का दिक् कोज्या है? कोई भी तीन नंबर आप बोल देगा वो दिक् कोज्या, आप तुरंत नहीं बोल दोगे। आपको अगर पूछेगा क्या ये दिक् कोज्या है, किसी सदिश का क्या ये दिक् कोज्या है, उसके लिए आप पहले इनके वर्गों का योग चेक कर लो। इसका वर्ग करो, क्योंकि आपको पता है ना l² + m² + n² बराबर कितना होता है? 1। तो हम इसको l m n तभी बोलेंगे जब इनके वर्गों का योग कितना है? 1 है। तो 1/2 का वर्ग 1/4, 1/3 का वर्ग 1/9 और इसका वर्ग 1/16। आप इसको हल करोगे कभी भी ये 1 के बराबर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये फिर दिक् कोज्या नहीं होगा। तो दिक् कोज्या तभी होगा, तीन संख्या को आप दिक् कोज्या तभी बोल सकते हो जब उनके वर्गों का योग कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो दिक् अनुपात क्या होता है? अभी आपको बताया दिक् अनुपात क्या है? ऐसी तीन संख्या जो दिक् कोसाइन के साथ क्या आ जाए? समान अनुपात में आ जाए। समान अनुपात में आने का मतलब, हम अपने मन से एक संख्या ले रहे 2/2, अपने मन से हम एक संख्या ले रहे 2/3, अपने मन से हम एक संख्या ले रहे 2/6। ये क्या है? ये तो दिक् अनुपात है, l m और ये क्या है? n। ये दिक् अनुपात है, सॉरी ये क्या है? दिक् कोसाइन है। अरे इसके वर्गों का योग 1 आया था, तो किसी वेक्टर का दिक् कोसाइन हुआ, ये दिक् कोसाइन है। क्या है? दिक् कोसाइन। तो दिक् अनुपात हम कब बोलेंगे? किसी तीन संख्या को। ये तीन संख्या दिक् अनुपात होगी या नहीं, ये कैसे बताओगे? जब ये तीनों संख्या दिक् कोसाइन के साथ समान अनुपात में आ जाए। समान अनुपात में आने का मतलब इसका इसके साथ अनुपात लो, 2/2 का किसके साथ अनुपात लो? 1/2 के साथ, 2 कैंसिल हो, कितना आ गया? 2। अब इसका इसके साथ अनुपात लो, यानी 2/3 का 1/3 के साथ अनुपात लो, कैंसिल होकर कितना आया? 2। इसका इसके साथ अनुपात लो, 2/6 का 1/6 के साथ अनुपात लो, तो ये कितना आया? क्या तीनों अनुपात बराबर आया कि नहीं आया? यानी समान अनुपाती हो गई इसके साथ। तो यस, ये आपका दिक् अनुपात होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो किसी भी तीन संख्या को आप दिक् अनुपात हमेशा भी नहीं बोल सकते हो। किसी भी तीन संख्या को आप दिक् अनुपात कब बोलोगे? जब वो दिक् कोसाइन के साथ क्या आ जाए? समान अनुपात में आ जाए। तो ऐसी तीन संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ समानुपाती हो, ऐसी तीन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? दिक् अनुपात। तो दिक् कोसाइन कब होगा? समझ में आ गया? दिक् कोसाइन का मतलब ये अक्षों के साथ बनाए गए कोणों का कास वैल्यू, वो दिक् कोसाइन कहलाएगा। और दिक् कोसाइन के वर्ग कभी आपको पहचानना हो ये दिक् कोसाइन है या नहीं, तो आप तुरंत पहचान लोगे। उनके वर्गों का योग अगर 1 आए तो वह दिक् अनुपात है, वरना सॉरी वो दिक् कोसाइन है, वरना वो दिक् कोसाइन नहीं है।
बात समझ में आ रहा है ना। और दिक् अनुपात कब बोलोगे, जब वो तीन संख्याएं दिक् कोसाइन के साथ समान अनुपात में हो जाए तब वो आपका दिक् अनुपात होगा, वरना वो दिक् अनुपात नहीं होगा। अगर आपसे चलो केवल अब दिक् अनुपात देखो, किसी भी वेक्टर का दिक् कोसाइन केवल एक होगा। अरे भैया दिक् कोसाइन कब बोलोगे, वो अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा। अब ऐसा तो नहीं कोई एक संख्या अगर यक्ष के साथ एक बार 30 अंश का कोण बनाए फिर यक्ष के साथ फिर कोई कोण बनाएगा, कोई भी एक लाइन यक्ष के साथ एक ही कोण बनाएगा, वाई के साथ एक ही कोण बनाएगा और जेड के साथ एक ही कोण बनाएगा, और जो कोण होगा उसी कास वैल्यू को दिक् कोसाइन बोला है। तो जब एक ही कोण बना रहा है तो उसका कास वैल्यू एक ही आएगा, यानी दिक् कोसाइन का केवल आपको एक सेट मिलेगा। कितना सेट मिलेगा, एक। अगर ये किसी रेखा का दिक् कोसाइन होगा तब उस रेखा का दिक् कोसाइन और कुछ नहीं हो सकता, उस वेक्टर का दिक् कोसाइन और कुछ नहीं हो सकता, उस वेक्टर का दिक् कोसाइन केवल यही 3 नंबर होगा। अब कोई दूसरा वेक्टर लोगे फिर वो अलग अलग एंगल बनाएगा तो उस अलग अलग एंगल का कास वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, फिर उसका दिक् कोसाइन बदल जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी एक सदिश का दिक् कोसाइन का केवल और केवल कितना सेट मिलेगा, एक सेट मिलेगा, क्योंकि एक रेखा यक्ष अक्ष साथ वही एक वेक्टर वाई के साथ वही एक वेक्टर जेड के साथ केवल और केवल कितना कोण बनाएगा। अरे एक बार अगर यक्ष के साथ 30 अंश का कोण बना लिया, इसके साथ 60 अंश, इसके साथ 60 अंश, तो वो 30 60 60 ही अंश का कोण बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि फिर वही 30 का बनाए फिर कुछ बनाए, क्योंकि एक बार वाई के साथ अगर 60 बना लिया तो वाई के साथ 60 ही बनाएगा। तो जब कोण फिक्स हो गया तो दिक् कोसाइन फिक्स हो गया, तो दिक् कोसाइन का कितना सेट मिलेगा, केवल और केवल एक सेट। लेकिन दिक् अनुपात का अनंत सेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि दिक् अनुपात बोल किसे रहे हो, किसी भी 3 नंबर को आप दिक् अनुपात बोल दोगे, बस शर्त क्या है, दिक् कोसाइन के साथ क्या आ जाए, समान अनुपात में आ जाए। जैसे हम एक संख्या ये ले लें 3/2, 3/3, 3/6, इसमें बस 3 का ऊपर गुणा कर दिए, जब अनुपात लोगे सब में 3 3 आ जाएगा। हम अगला सेट ले लेंगे कितना, 4/2, अगला सेट 5 का गुणा करके लिख देंगे, 6 का गुणा करके लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो दिक् अनुपात किसी भी 3 नंबर को आप दिक् अनुपात बोल सकते हो, बस एक शर्त का पालन करना चाहिए, क्या, दिक् कोसाइन के साथ समान अनुपात में होना चाहिए। तो आप लिख लो ऐसी 3 संख्याएं जो दिक् अनुपात के साथ दिक् कोसाइन के साथ या सीधा केवल ऐसी 3 संख्या ना लिखे, केवल आप लिखो ऐसी संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ समानुपाती हो। समानुपात में होने का मतलब समानुपाती सीधा लिख सकते हैं ना, समानुपाती हो क्या कहलाती है, दिक् अनुपात कहलाती, दिक् अनुपात कहलाती। इसे हम अक्सर ए बी और सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दिक् कोसाइन में 3 नंबर होता है तो दिक् अनुपात में भी 3 नंबर होगा। तो पहला दिक् अनुपात ए, दूसरा दिक् अनुपात बी, तीसरा दिक् अनुपात सी, इसे ए बी सी से प्रदर्शित करते। तो क्या आपको पता है, चूंकि ये लिखना मत अभी, ये वाला आप इतना लिख लो, ये मत लिखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें आप कुछ का गुणा कर चुके हो। जैसे अभी हमने लिया था ना 1/2, 1/3, 1/6, इनके वर्गों का योग किया था, 1 आया था। लेकिन अगर आप इसमें किसी भी अब नंबर का गुणा कर दो, मान लो चलो हम 2 ही का गुणा कर दिए, तो 2/2 प्लस, अरे 2/2 ये हुआ, 2/3 ये हो जाएगा, और 2/6 ये, तो ये दिक् अनुपात तो है, लेकिन इनका वर्ग करो, इनके वर्गों का योग करो, इनके वर्गों का योग करो, तो 2 दूनी 4/2 आया, और ये 4/3 आया, ये 4/6 आया। तो 4 अगर कॉमन लो तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 आएगा। अरे भैया इनके वर्गों को जोड़ो तो ये तो 1 आ गया था, तो ये कितना आ गया, 4 के, ये तो 1 तो नहीं आया ना। यानी दिक् अनुपात के वर्गों का योग 1 हो ये जरूरी नहीं, दिक् अनुपात के वर्गों का योग 1 हो ये जरूरी नहीं है। याद रखो ये बात ना, किसके वर्गों का योग 1 होता है, दिक् कोसाइन के। किनके वर्गों का योग 1 होता है, दिक् कोसाइन के। अच्छा एक बात हमें आप ये बता दो, अगर किसी वेक्टर का, किसी सदिश का ये दिक् कोसाइन है, तो क्या उस सदिश का दिक् अनुपात भी ये हो सकता है, क्या ये दिक् अनुपात होगा, नहीं होगा, होगा। दिक् अनुपात बोलोगे कब,
केवल ऐसी तीन संख्या जो दिक् कोसाइन के साथ समान अनुपात में हो जाए। अगर आप इसका इसके साथ अनुपात लो, इसका इसके साथ अनुपात लो, इसका इसके साथ अनुपात लो, सबका एक अनुपात एक ही तो अनुपात आएगा। तो यानी ये भी तो समान अनुपात में आया, तो यानी दिक् कोसाइन भी एक दिक् अनुपात है। भाषण में आ रहा है ना, किसी वेक्टर का जो दिक् कोसाइन होता है वो खुद एक दिक् अनुपात भी है। इसीलिए हमने यहां पर ये नहीं बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर एक होगा, ये बराबर एक नहीं होगा, हमेशा नहीं बोल सकते हो। हम इसे बोलेंगे कैसा, दिक् अनुपात के वर्गों का योग सदैव एक के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब कभी हो भी सकता है। कब होगा, जब दिक् कोसाइन वाला दिक् अनुपात ले लोगे। दिक् कोसाइन भी एक दिक् अनुपात है ना, अब इनके वर्गों का योग करोगे तब तो ये तो एक हो जाएगा, लेकिन सभी दिक् अनुपात के वर्गों का योग एक नहीं होगा। अब एक रेखा का, एक वेक्टर का आप करोड़ों अरबों दिक् अनुपात लिख सकते हो। इसमें 2 का गुणा करके लिख दो, 3 का गुणा करके लिख दो, 10 का गुणा कर दो, जितने भी आप नंबर जानते हो। तो आप एग्जाम्पल भी लिखना है तो लिख सकते हो। माना यहां पर एग्जाम्पल में, माना एक सदिश वेक्टर ओपी का दिक् कोसाइन यानी एल एम एंड एन क्रमशः कितना है, चलो 1/2 1/3 तथा 1/6, तो उनका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, तब उनका दिक् अनुपात, उनका एक दिक् अनुपात, क्योंकि आपको पता है करोड़ों दिक् अनुपात होगा, तो उनका एक दिक् अनुपात क्या होगा, 2/2, 2/3 तथा 2/6 होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, अरे इसका इसके साथ अनुपात लोगे 2 आ जाएगा, इसका इसके साथ अनुपात लोगे 2 आ जाएगा, इसका इसके साथ भी अनुपात लोगे 2, तो ये सभी दिक् अनुपात इस दिक् कोसाइन के साथ समानुपाती हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, दिक् अनुपात होगा। ठीक है, तो आप नोट करके लिखना है, लिख सकते हो क्या कि एक सदिश का कितने दिक् अनुपात होते हैं, अनंत। किसी सदिश, किसी अनंत नहीं असंख्य ना, अनंत और असंख्य में अंतर है। जब संख्या का बात आता है तो हम असंख्य बोलते हैं, और जब दूरी का बात आता है तो हम अनंत बोलते हैं ना। तो किसी सदिश के दिक् अनुपात का, किसी सदिश के असंख्य दिक् अनुपात हो सकते हैं, किसी सदिश के असंख्य दिक् अनुपात होते, ठीक है, लेकिन दिक् कोसाइन का केवल और केवल एक सेट मिलता है। तो इसको भी लिख दो, याद रहेगा ना। तो किसी सदिश के केवल और केवल एक दिक् कोसाइन होते हैं, लेकिन दिक् अनुपात असंख्य होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सदिशों के प्रकार। इसमें पहला सदिश आपका है शून्य सदिश, किसी भी क्रम में आप पढ़ सकते हो शून्य सदिश। देखो, क्योंकि सदिश के पास 2 चीज होता है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो जाए, ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। अब ऐसा कौन सा सदिश होगा जिसका परिमाण शून्य हो। अब ध्यान देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर आपने ए से बी तक चला, आप बोलते हो कि ये वेक्टर, लेकिन मान लो कि आप ध्यान देखो, कोई एक पॉइंट ए है, आप कहीं से चल के फिर वही पॉइंट ए पे आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए होगा। ए से चल के ए पे ही खत्म किए हो, तो बताओ इस वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा। जब ए से ए आया, क्योंकि वेक्टर का परिमाण जो आपका लाइन होता है, जो वेक्टर होता है, इसकी जो लंबाई होती है वेक्टर के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप ए से चले ए पे ही आके रुक गए, तो उसका परिमाण कितना होगा, 0 ही तो होगा, तो उसका परिमाण कितना होगा, 0। इस प्रकार का जो वेक्टर होता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो। इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। इसका परिमाण कितना होता है, शून्य। और दिशा क्या होता है, अब इसका दिशा आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब इसका परिमाण शून्य, कोई इसका दिशा इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है, इधर किसी भी डायरेक्शन में इसका दिशा ले सकता है। भाई उसका कुछ परिमाण ही नहीं है ना, तो इसका दिशा आप परिभाषित नहीं कर सकते, इसका दिशा डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों, जब इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई दिशा ही नहीं फिक्स है, फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसकी वही आवश्यकता पड़ती है, जब आप नंबर जोड़ते हो तो 0 का आवश्यकता पड़ता है कि नहीं पड़ता।
भैया आप 2 में से 2 को घटाओगे कितना आएगा? अब मान लो किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर, क्योंकि आपको पता है एक बात याद रखना, जब सदिश में सदिश जोड़ते हो तो सदिश ही आता है, और जब सदिश में सदिश घटाते हो तो भी सदिश ही आता है। तो हम कह रहे हैं कि मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वही है, अगर हम उसी वेक्टर में से कभी हमें उसी नंबर में से वही नंबर घटाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, तो वैसे हमको उसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। सदिश में सदिश घटाओ तो सदिश ही आएगा, उस 0 को तो शून्य सदिश बोलोगे नहीं, आएगा शून्य, लेकिन वो केवल सदिश आएगा, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। और इसे दर्शाते हैं कैसे? ऐसे वेक्टर ओ से, वेक्टर ओ से दर्शाते हैं। ये क्या है? शून्य सदिश है। इसकी भी हमें वही आवश्यकता पड़ती है जैसे हमको वहां पर 0 की आवश्यकता पड़ती है संख्याओं। तो आप इसे लिखना है तो लिख लो, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता, शून्य सदिश कहलाता। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, केवल आपको ऐसे जानकारी के लिए, ऐसा आपसे वैसे पूछता नहीं है। एक तो सदिश है जैसे संरेखी सदिश, सादे सदिश, ये सब पढ़ा जाना, तो फिलहाल जानते रहो, जानकारी के लिए अपने रखो ना, काम पड़ेगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है और इसका दिशा अपरिभाषित है, दिशा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं? दूसरा, अच्छा पहले आप ये देख लो, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर। सह आदिम सदिश का मतलब क्या है? ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट, प्रारंभ हो। जैसे मान लो ये आपका एक बिंदु, एक ये सदिश है और एक ये सदिश है। मान लो अगर ये बिंदु ओ है और इसको हम Q बोल दिए, इसको हम Q बोल दिए, तो ये आपका वेक्टर OP हुआ और ये आपका वेक्टर OQ हुआ। तो क्या ये दोनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही नहीं हो रही है? तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं? सह आदिम सदिश, यानी एक ही बिंदु से। देखो यहाँ पर आदिम का मतलब प्रारंभ से, प्रारंभ से मतलब जैसे आदिम, आदिमानव आप सुने नहीं, पहले आदिमानव थे ना, तो आदिमानव का मतलब यहाँ पर आदिमानव नहीं, आदिम का मतलब प्रारंभ से, स्टार्टिंग से होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे दो सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ, एक ही बिंदु से स्टार्ट, ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं हम? सह आदिम सदिश। आदिम नहीं, सह आदिम सदिश। अब जैसे ये देखो, ये भी क्या आपका, मान लो ये आपका बिंदु O है, ये Q है और ये O, चलो इसे P बोल देते। तो क्या ये दोनों सह आदिम सदिश एक नहीं है? बोलो, अरे ये भी तो जाके P में मिला, ये भी तो जाके P में मिला, तो P पे जाके खत्म हुआ है, न कि P से स्टार्ट हुआ है। हमको सह आदिम जब सदिश का बात आएगा, देखना क्या एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ है, एक ही बिंदु से प्रारंभ हुआ है, तब आप उसे सह आदिम सदिश बोलोगे। एक ही बिंदु जाके खत्म हो रहा है तब उसे आप सह आदिम सदिश नहीं बोलोगे। बात समझ आ रहा है ना? तो कैसे दो सदिशों को सह आदिम सदिश बोलोगे? जो एक ही बिंदु से प्रारंभ। लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं क्या कहलाते हैं? सह आदिम सदिश कहलाते, सह आदिम सदिश कहलाते। बनाने के लिए इधर बना सकते हैं, O है, ये P है, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सह आदिम सदिश। क्लियर है? चलो अब तीसरा, ऋणात्मक सदिश। क्या होता है ऋणात्मक सदिश? ध्यान से समझना, निगेटिव वेक्टर इसे कहते हैं कोई इनिशियल वेक्टर, इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। ऋणात्मक सदिश का मतलब क्या है? जैसे अगर ये कोई सदिश है, ध्यान से देखना कि मान लो ये आपका P है और ये आपका क्या पॉइंट है, तो ये आपका वेक्टर P हुआ। इस वेक्टर का, इस सदिश का ऋणात्मक सदिश ऐसा सदिश होगा जो वैल्यू में तो सेम हो, बस दिशा में। यानी देखो, अगर इसका परिमाण इतना है तो जो दूसरा सदिश, ऐसा सदिश, उसका भी परिमाण उतना ही हो, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका लेंथ होता है वो इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। इसका लंबाई इतना है तो इसका परिमाण इतना हुआ, इसका भी तो लंबाई उतना ही है, इसका भी परिमाण इसके ही बराबर है, बस इसका डायरेक्शन क्या हुआ? विपरीत हुआ। तो ऐसा सदिश जो दिए गए सदिश के विपरीत हो किंतु परिमाण में समान हो, परिमाण में समान रहता है
बस डायरेक्शन में उल्टा अपोजिट कर देना है, दिशा में विपरीत कर देना है। इस सदिश को क्या बोलते हैं, इसका विपरीत। यानी यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम क्यू बोल दें, ये पॉइंट आपका P नहीं है, तो जो आपका QP वेक्टर है इसको आप क्या लिखोगे, QP वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपने Q से P की तरफ, इसको आप क्या लिखोगे, PQ वेक्टर, क्योंकि आपने यहाँ पर P से Q चला है। तो ये आपका जो QP वेक्टर है ये क्या है, PQ वेक्टर का ऋणात्मक सदिश। बात समझ आ रहा है ना, आप इसको भी डिफाइन कर दो। ऐसा सदिश जो, ऐसा सदिश जिसकी दिशा दिए गए सदिश के, दिए गए सदिश के दिशा के विपरीत हो, किंतु परिमाण में समान, परिमाण में समान हो, क्या कहलाता है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है, ऋणात्मक सदिश कहलाता। फिगर बनाने के लिए बना सकते हो। अगर ये आपका PQ वेक्टर है और ये आपका QP वेक्टर है, हम इसको क्या लिख रहे हैं, PQ वेक्टर, यहीं पर लिखते हैं क्या, PQ वेक्टर, और ये आपका क्या है, QP वेक्टर, यहाँ पर Q से P बोलो, तो यहाँ पर जो आपका QP वेक्टर है यह निगेटिव है, किसका, PQ वेक्टर का। PQ वेक्टर का ऋणात्मक सदिश QP। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, जो PQ वेक्टर है यह ऋणात्मक है QP वेक्टर का, अरे इसका ऋणात्मक ही, इसका ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड में याद रखना, जो QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण को लिखने के लिए ऐसे मान लगा देंगे, ये बराबर होता है किसके, परिमाण के, यानी दोनों परिमाण वाइज समान होगा, ये माइनस क्या होता है, डायरेक्शन वाइज, ठीक। अब आप चौथा सदिश, समान सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। सदिश समान कब, सदिश के पास होता क्या है, दिशा परिमाण, सदिश के पास दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। तो दो सदिश को आप समान सदिश कब बोलोगे, जब दोनों दिशा वाइज भी सेम हो, यानी डायरेक्शन वाइज भी सेम हो और परिमाण से भी सेम हो, यानी दो सदिश समान सदिश कहलाता है कब, जब उनके परिमाण भी समान हो और उनके दिशा भी समान ना। तो देखो, दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं, या ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों समान हो, बराबर हो ना, दोनों समान हो, क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये आपका, हम बोल दिए चलो ये वेक्टर है PQ, और कोई बोल दिया कि यह वेक्टर है आपका, सॉरी AB, क्या बोल दिए, बताओ दोनों डायरेक्शन वाइज सेम है कि नहीं सेम है, डायरेक्शन भी दोनों का यही है और दोनों परिमाण वाइज भी सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सदिश क्या हो गया, समान सदिश हो गया, यानी क्योंकि जो PQ का वेक्टर का परिमाण है ये बराबर है AB वेक्टर का परिमाण, और जो PQ वेक्टर की दिशा है, वेक्टर PQ की दिशा ये वही है जो वेक्टर AB की दिशा है, इसलिए दोनों वेक्टर क्या हुआ, समान हुआ। समान होने का मतलब इसे लिखेंगे कैसे, कि आपका ये जो PQ वेक्टर है ये बराबर है किसके, AB। समान होने का मतलब आप इस तरीके से लिखो, PQ वेक्टर ये बराबर है किसके, AB वेक्टर। बात समझ आ रहा है ना, चलो आप पहले कॉपी करो फिर इसके आगे देखो। तो समान सदिश और ऋणात्मक सदिश में एक समानता बताओ और एक अंतर बताओ। अगर आपसे कोई पूछे कि समान सदिश और ऋणात्मक सदिश में एक समानता बताओ और एक अंतर बताओ, तो समानता में क्या बताओगे, इन दोनों में समानता क्या है, समान सदिश का भी परिमाण बराबर होता है और ऋणात्मक सदिश का भी परिमाण बराबर, बहुत सही। और इनका डायरेक्शन, अंतर क्या है, समान सदिश का डायरेक्शन सेम होता है लेकिन इनका डायरेक्शन, इनमें समानता क्या है, परिमाण इनमें बराबर होता है, परिमाण इसमें बराबर होता है। अंतर क्या है, इसमें डायरेक्शन भी सेम होता है, इसमें डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। चलो
अब थोड़ा दो सदिश समझना, समांतर सदिश, संरेख सदिश, और अभी समान सदिश से भी हम उसको तुलना कर देंगे। अब ध्यान से देखो, पहले हल्का सा समझ भी लो। समान सदिश का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी सेम हो, परिमाण भी सेम, दिशा भी सेम हो और परिमाण भी सेम, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो आप ऐसे सदिश को क्या बोलते हो? समान। ऋणात्मक सदिश का मतलब क्या है? वैल्यू तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग, यानी परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। ऐसे सदिश को आपने क्या बोला? ऋणात्मक सदिश। कैसा सदिश बोला? ऋणात्मक सदिश। ठीक है, अब बताओ। अब एक आपका आता है समांतर सदिश। कौन सा सदिश? समांतर सदिश या संरेख सदिश। आप संरेख सदिश ऐसे सदिश जो एक ही लाइन के समांतर, जैसे एक सदिश ये होगा और एक सदिश ये होगा, ये दोनों सदिश का, ये वाला भी सदिश इसी लाइन के पैरेलल है और ये सदिश इसी लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों सदिश एक ही लाइन के पैरेलल कितने होंगे? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश। अब बताओ, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये, क्या ये दोनों संरेख सदिश है? बिल्कुल। ये भी सदिश इसी लाइन के पैरेलल है, ये भी सदिश इसी लाइन के पैरेलल है। इन दोनों का डायरेक्शन मत देखो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन नहीं देखना, बस दोनों सदिश एक ही लाइन के पैरेलल है, तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? संरेख सदिश। डायरेक्शन उनका अलग हो, और अलग होने का मतलब, अब बताओ, एक सदिश ये है, एक सदिश ये, क्या ये दोनों संरेख होंगे? बोलो, या तो इस रेखा के समांतर होगा या तो इस रेखा के समांतर नहीं, तो ये दोनों सदिश संरेख नहीं। तो ऐसा हम नहीं बोले कि डायरेक्शन अलग हो, क्या जैसे अलग, डायरेक्शन होने का मतलब अपोजिट, या तो एक ही डायरेक्शन होने का मतलब डायरेक्शन सेम हो जाए, या तो डायरेक्शन केवल अपोजिट हो जाए, बस यही दो केस है डायरेक्शन। और बाकी परिमाण वाइज परिमाण बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रहा है ना? परिमाण बराबर हो भी सकता है और परिमाण बराबर नहीं भी हो सकता है। तो दो सदिश को संरेख सदिश कब बोलोगे? जब दोनों सदिश एक ही रेखा के समांतर। आप अगला अपना जो भी क्रम होगा आप देख लेना, फिर डालो संरेख। क्या होता है संरेख सदिश? ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो, क्या कहलाता है? संरेख सदिश कहलाता। संरेख सदिश कहलाता। क्लियर है? बनाने के लिए आपको जो फिगर बना दो। अच्छा बताओ, क्या ये दोनों संरेख सदिश है? बोलो, क्या ये दोनों संरेख सदिश होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे भैया, संरेख सदिश के लिए वो एक ही चीज देखना कि दोनों सदिश एक ही लाइन के पैरेलल हो जाए, ये भी इसी पैरेलल है, ये भी इसी पैरेलल। दोनों वेक्टर जब एक ही लाइन के पैरेलल होंगे तो संरेख सदिश होता है। ये संरेख भी है, समान भी, अच्छी बात है। एक सदिश दो प्रकार में आ सकता है, लेकिन संरेख है कि नहीं है? है। ये सदिश संरेख है, ये भी संरेख है। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो यानी अगर बोलना है कभी एक स्टेटमेंट ये आ जाए, क्या प्रत्येक समान सदिश संरेख सदिश होते हैं? बोलो, प्रत्येक संरेख सदिश प्रत्येक समान सदिश संरेख सदिश होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे यार, अगर समान हो गया तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। जब डायरेक्शन सेम होने का मतलब फिर तो एक लाइन के पैरेलल होना ही होना। बस समझ में आ रहा है ना? अब डायरेक्शन सेम होने का मतलब अब एक सदिश ऐसा हो, एक सदिश ऐसा, क्या ये दोनों समान सदिश है? ये दोनों समान सदिश है। इसका परिमाण मान लो 5 है, इसका भी परिमाण चलो बता दे रहे 5। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हुआ, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो अगर सदिश समान हुआ, समान होने का मतलब परिमाण भी समान हो गया, दिशा भी समान हो गया, और जब दिशा समान हो गई तो एक ही लाइन के पैरेलल हुआ, यानी प्रत्येक समान सदिश संरेख सदिश होता है। क्या प्रत्येक संरेख सदिश समान सदिश होता है? नहीं, क्योंकि संरेख बोलना मतलब दिशा सेम भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, विपरीत हो, अगर दिशा विपरीत होगी तो वो समान कहां से रहता है? क्या प्रत्येक ऋणात्मक सदिश संरेख सदिश होता है? बिल्कुल होता है। प्रत्येक ऋणात्मक सदिश भी संरेख होता है। क्यों? ऋणात्मक होने का मतलब परिमाण सेम होगा, बस दिशा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो रहेगा तो एक ही रेखा के समांतर। तो क्या प्रत्येक संरेख सदिश ऋणात्मक होता है? नहीं, क्योंकि ये भी तो संरेख है। बोलो, ये भी तो संरेख है। ऋणात्मक होने के लिए दिशा विपरीत होना चाहिए, उनका दिशा अलग हो गया, दिशा एक ही हो गया,
और ऋणात्मक होने के लिए परिमाण भी बराबर होना चाहिए। संरेख का परिमाण बराबर हो ये जरूरी नहीं है, परिमाण बराबर होना चाहिए। यानी प्रत्येक समान सदिश तथा प्रत्येक ऋणात्मक सदिश संरेख होते हैं, लेकिन प्रत्येक संरेख सदिश समान सदिश या ऋणात्मक सदिश नहीं होते। कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते नहीं हो सकते हैं। देखो ये जो ये संरेख है नहीं है, संरेख भी है समान भी, तो संरेख है समान भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी संरेख सदिश समान नहीं हो, कुछ संरेख सदिश समान हो सकते हैं, लेकिन सभी संरेख सदिश समान सदिश नहीं होते, और सभी संरेख सदिश ऋणात्मक सदिश। लैंग्वेज आगे कंफ्यूज नहीं होगी ना, मैं आप अंतर क्लियर रखना। आपको फिगर बनाना है, आप बना लो। जैसे ये आपका वेक्टर है PQ, मान लो, और ये आपका वेक्टर है AB। देखो ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है। ये आपका वेक्टर AB हुआ, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B। इसे क्या लिखेंगे? वेक्टर AB। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है आपका Q, इसे हम क्या लिखेंगे? वेक्टर P। ये दोनों आपका संरेख सदिश। अगर हम ऐसे बना दें, ये आपका A है, ये आपका B है, चलो इसी को आप A मान लो, इसी को आप B मान लो, ये इसी लाइन के पैरेलल है, और ये जो आपका है ये P और ये Q, इसको क्या बोलोगे? BA वेक्टर। B से चले हो ना, और यहाँ पर आपने मान लो P से Q चला, इसको आप क्या बोलोगे? PQ वेक्टर। वेक्टर BA वेक्टर PQ संरेख है नहीं है? बिल्कुल संरेख है, दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है। परिमाण बराबर हो जाएगा तो भी संरेख रहेगा। ठीक है, आप दो एग्जांपल फिगर बना देना, आप काफी बार। तो अब हेडिंग डालो आप मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? मात्रक, मात्रक मतलब यूनिट, इसे यूनिट वेक्टर ही बोलते हो ना, इकाई सदिश बोलते हो इसे, इकाई सदिश, मात्रक सदिश। तो क्या है मात्रक? मतलब इकाई, इकाई मतलब एक। ऐसा सदिश जिसका मात्र परिमाण कितना हो? एक हो, ऐसे सदिश को क्या कहते हो? मात्रक सदिश। जैसे मान लो, आपको अभी इधर ध्यान सुनो, जैसे आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस। तो हो सकता है x एक्सिस में आप क्या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहाँ पर जो ये पैमाना आपका क्या है? यहाँ पर आपका जो पैमाना, पैमाना यानी जो ये एक काटा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चलो मान लो 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे ऐसे चलोगे। तो यक्स, अब यक्स की दिशा में एक परिमाण वाला सदिश यानी इतना सदिश, ये जो सदिश होगा ये आपका क्या है? आई के। इसे हम किससे दर्शाएंगे? आई के, क्योंकि देखो इसका परिमाण एक है और इसका परिमाण एक है, और दिशा यक्स की दिशा है, तो यक्स की दिशा में एक परिमाण वाला जो सदिश होता है उसको किससे दर्शाते हैं? आई। क्या पढ़े दिए हो ना। वाई एक्स की दिशा में जो एक परिमाण वाला, ऐसे ऐसे आपका है, जो एक परिमाण वाला सदिश है इसको हम किससे दर्शाते हैं? जे क्रैप्स। और जो जेड एक्स की दिशा में एक परिमाण वाला सदिश होता है, ये आपका देखो ओरिजिन है, ये आपका एक्स में परिमाण एक हुआ, ये आपका वाई में परिमाण एक हुआ, और ये आपका जेड में परिमाण एक हुआ, इसको हम किससे दर्शाते हैं? के क्रैप्स से। यानी ये तो एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश आई कैप हुआ, वाई एक्स की दिशा में मात्रक सदिश जे कैप हुआ, और जेड एक्सिस की दिशा में मात्रक सदिश के कैप हुआ। मान लो कोई एक सदिश है जो ना तो x की दिशा में, ना तो y की दिशा में, ना तो z की दिशा में, मान लो कुछ ऐसे। ये कौन सा x एक्सिस है क्या? ये y एक्सिस है क्या? ये z एक्सिस है क्या? कोई वैसा नॉर्मल वेक्टर है? चलो इस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया? वेक्टर। तो इस वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश का जब बात करें, क्योंकि मात्रक सदिश का मतलब क्या है? बस ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। अब इसमें ऐसे इसका कुछ न कुछ परिमाण होगा नहीं होगा? इसमें जो एक परिमाण को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होगा वो इसका मात्रक सदिश होगा। इसको कैसे दर्शाना? ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? यानी जिस सदिश का मात्रक सदिश लिखना होगा उसको हम किससे? उसी की कैप से दर्शाना। तो मात्रक सदिश क्या हुआ? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक। दिए गए सदिश की दिशा में एक परिमाण वाला जो सदिश होता है तो उस सदिश का क्या कहलाता है? मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है, और मात्रक सदिश निकालने का आपको फार्मूला भी पता है, वेक्टर ए बराबर, सॉरी ए कैप बराबर वेक्टर में उसी के परिमाण का आप भाग दे दो तो ये आपका क्या बन जाता है? मात्रक सदिश बन जाता है। जिस वेक्टर का मात्रक सदिश सही है, जैसे मान लो कोई अगर आपका वेक्टर पी क्यू है, अरे भैया मान लो ये बिंदु पी है, ये बिंदु आपका क्यू है, तो पी से क्यू को मिलाकर वेक्टर पी क्यू बनेगा नहीं बनेगा? तो हमको इस दिशा में अगर मात्रक सदिश है, ये पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश है ये, तो वेक्टर पी क्यू का कैप लिखोगे, वेक्टर पी क्यू नहीं लिखोगे, पी क्यू कैप लिखोगे। कैप क्या बताएगा? पी क्यू के दिशा में वेक्टर पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश। तो जिस भी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश है ये, उस वेक्टर में यानी वेक्टर पी क्यू में उसी के परिमाण का भाग दे दो, क्या बन जाएगा? वह सदिश मात्रक सदिश। ठीक है, तो मात्रक सदिश का मतलब जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। तो आप लिखो इसे।
फील्ड डालो मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो इकाई यानी एक लिख सकते हो इकाई हो उसे क्या बोलते हो मात्रक सदिश कहलाता मात्रक सदिश कहलाता। ठीक है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं एक ऐप से प्रदर्शित करते। जरूरी केवल एक ऐप से प्रदर्शित करो मतलब कहने मतलब जो सदिश का चाहिए तो उसको कैप लगा दो प्रदर्शित करते। ठीक है, अब यहां पर लिख लो वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश इसे कैसे दर्शाओगे आप एक ऐसे दर्शाओगे और लिखना है इसे ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए अपान माना वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर पी क्यू है तो वेक्टर पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश उसको आप कैसे दर्शाओगे पी क्यू है और इसे लिखो कैसे वेक्टर पी क्यू बटे माना वेक्टर पी क्यू यानी जिस वेक्टर का आपको मात्रक सदिश चाहिए कैप चाहिए उस वेक्टर में आप उसके परिमाण का भाग दे दो वही आपका क्या हो जाएगा मात्रक बना रहा है ना। आपको ये कॉपी करना आप इसे कॉपी कर लो लिखना है यहाँ पर एक लाइन अगर लिखना है तो लिख सकते क्या x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करता है i कैप से y अक्ष की दिशा मात्रक सदिश को j कैप से और z अक्ष की दिशा मात्रक सदिश को लिख लो x अक्ष की दिशा में x अक्ष की दिशा और जब हम x अक्ष का बात करते हैं तो धनात्मक का बात करते हैं धनात्मक x अक्ष का बात करते हैं x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश या सीधा एक ही लाइन में लिख दे क्या तीनों अलग अलग लिखना अच्छा नहीं है ना सीधा आप ऐसे लिख दो x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश को क्रमशः किससे निरूपित करते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप से यहाँ पर के पे बिंदी ने लगाना के कैप से निरूपित करते। ठीक है, तो आपका जो ये प्रश्नावली इस प्रश्नावली का थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो अब इसका प्रश्नावली तो है बहुत छोटा लेकिन थ्योरी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में जाके समझे इसलिए आप काफी पर इसको एग्जांपल पे चले। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल। उदाहरण फर्स्ट में क्या बोला है दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। आपको आलेख के रूप में निरूपित करना है किसको दक्षिण से 30 अंश पश्चिम दक्षिण से 30 अंश पश्चिम पश्चिम में कितने को 40 किलोमीटर विस्थापन को आलेखी रूप में आपको क्या करना है निरूपित करना। तो ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको पता ही है ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है ये नॉर्थ होता है ये साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है। तो हमें क्या चाहिए दक्षिण से 30 अंश पश्चिम दक्षिण आपका ये है तो दक्षिण दिशा से 30 अंश पश्चिम चाहिए ये पूरब है यानी इधर यानी ये 30 अंश का कोण बनाते हुए अगर आप एक लाइन खींच दो लेकिन इनको कितना विस्थापन चाहिए 40 किलोमीटर यानी 1 2 3 4 तो यहाँ पर आप लिख दोगे नीचे पैमाना जो आपका बता दो पैमाना आपका क्या है जो एक कट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर तभी तो ये 4 कट आपका 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा ये आपका विस्थापन होगा। चलो अब उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में निरूपित कीजिए। देखो यहाँ पर केवल मात्रक देख के आपको बताना कि बराबर आपका सदिश होगा या अदिश होगा लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे गलत किया ना गलत करने का मतलब जैसे केवल आप मात्रक देख के कैसे बता सकते मात्रक में दिशा और परिमाण तो मिल जाएगा लेकिन दिशा भी तो मिलना चाहिए लेकिन फिलहाल तो प्रयास करते हैं कैसे 5 सेकेंड। अब ये तो सीधी सी बात है भाई सेकंड समय का ही मात्रक है यानी ये राशि कैसा होगा आपका अदिश राशि होगा। फिर दूसरा आपसे क्या बोला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है आयतन का सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है
आयतन का है, आयतन को ही तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आते हो। आयतन कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर आपको क्या बोला? 10 न्यूटन। अब देखो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल कैसी राशि है? सदिश, यानी यहाँ पर क्या हुआ? सदिश हुआ। फिर आपसे क्या बोला है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का ही मात्रक है, वेग का ही मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। तो चाल का मात्रक होगा अदिश होगा और ये वेग का मात्रक होगा सदिश होगा। तो यहाँ पर मात्रक वेग को कैसे आप क्लियर बता सकते हो? तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि यहाँ पर दिशा कुछ नहीं दिया है, बिना दिशा के साथ दिया है। अब बोलोगे कि न्यूटन भी तो बल भी तो इसका भी तो कुछ नहीं दिशा दिया, तो सीधा बोल दिया 10 न्यूटन। तो यहाँ पर न्यूटन था, न्यूटन से बता सकते थे कि न्यूटन बल का ही मात्रक होता है और किसी का मात्रक नहीं होता है, इसलिए वो आपका सदिश ही होगा। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा चाल का ही मात्रक होता है और वेग का ही मात्रक होता है। अगर ये चाल का मात्रक होगा तो क्या आ जाएगा? अदिश। और अगर वेग का मात्रक होगा फिर क्या आ जाएगा? फिलहाल यहाँ पर दिशा नहीं दी है, इसलिए क्या लिखते हैं? अदिश। फिर ये क्या है? 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखो ग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक होता है और जो आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन का मात्रक होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व। अरे घनत्व बराबर ही होता है द्रव्यमान बटे आयतन ना। तो घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये क्या आ जाएगा? अदिश। फिर आपसे क्या बोला है? 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर। 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। अब ये आपको सीधी सी बात है, आपको दिशा दिया तो ये है क्या? है क्या? मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक। चाल और वेग दोनों होता है, तो यहाँ पर दिशा दे दिया है क्योंकि यहाँ पर ये भी चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं दी, इसलिए हम क्या बोले? अदिश। लेकिन यहाँ पर दिशा दिया है तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? सदिश। बात समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आप उदाहरण नंबर 3, आपको ये तो कॉपी करने का कुछ काम नहीं है, करना है तो आप कर लो। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला है? आकृति 10.5। पहले आप आकृति तो बनवा लो, आकृति बनवाओ कुछ आपका इसी तरीके का। यहाँ पर वेक्टर दिया है ना, एक वेक्टर आपका ये, एक वेक्टर आपका ये। चलो इसको किससे दर्शाया? वेक्टर ए से। इसे किससे दर्शाया? वेक्टर बी से। इतने को दर्शाया वेक्टर सी से और इसको दर्शाया वेक्टर डी से। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका सी, यहाँ से यहाँ तक आपका डी। पैमाना जो बनाया बना ले। हमको पूछा क्या है? संरेख। कौन कौन सा वेक्टर संरेख? संरेख सदिश कब होते हैं? कौन किस सदिश को आप संरेख बोलते हैं? जो एक ही रेखा के समांतर हो। तो देखो ये दोनों इसी रेखा के समांतर कितने होंगे? बोलो। तो ये तीनों सदिश एक ही रेखा समांतर है। यानी आपको पूछा कौन कौन सा रेख है? वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये एक दूसरे का है संरेख। क्लियर है ना? दूसरा आपसे क्या पूछा है? समान सदिश। समान सदिश कैसे सदिश को बोलते हो? जिसका परिमाण बराबर। देखो यहाँ पर भी 2 कट होगा, यहाँ पर भी देखो ये भी आपका 2 भाग है और इसका भी परिमाण कितना है? 2 है। इसका परिमाण भी बराबर हुआ और दोनों का दिशा भी सेम हुआ, तो ये दोनों सदिश समान सदिश होगा। यानी बी वाला जो ए का ऑप्शन था ये था, बी का ऑप्शन ये है। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर सी। आपसे ये पूछा था कौन कौन सा सदिश समान है। फिर आपसे पूछा कौन कौन सा आदिम है? सहाधिक वेक्टर। देखो ये दोनों सहाधिक नहीं है। अरे ये यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। सहाधिक तब बोलोगे जब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो। तो ये वेक्टर ये भी इसी बिंदु से स्टार्ट हुआ, ये वेक्टर भी इसी से स्टार्ट हुआ, ये वेक्टर इसी बिंदु से स्टार्ट हुआ। यानी सी वाला ऑप्शन क्या है? वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ये आपका कैसा सदिश हुआ? सहादिम सदिश। समझ में आ रहा है ना? तो चलो लगे हाथ प्रश्नावली का भी क्वेश्चन कर लो। प्रश्नावली 10.1। चलो क्या बोला है? उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर की विस्थापन का आलेखन निरूपण कीजिए। वैसे हो जाएगा। आप बना दो। ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। हमें क्या बनाना है? उत्तर से 30 अंश पूर्व। उत्तर ये दिशा है, यहाँ से 30 अंश पूर्व चलना है। यानी कुछ इस तरीके से उत्तर से कितना अंश कोण बनाते हैं? 30 अंश का कोण बनाते हैं किधर? पूरब की तरफ। कितना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर माने 1 किलोमीटर हुआ, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये आपका 4 किलोमीटर हुआ। यहाँ पर आप बता देना पैमाना, ये आपका पैमाना क्या है? 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी कोई पॉइंट वो है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट क्या हो जाएगा? हो गया आलेखी निरूपण। समझ में आ रहा है ना? फिर आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। फिर मैं आपको बताना अदिश है सदिश है। 10 केजी, 10 केजी बताओ किलो। द्रव्यमान का मात्रक वो नहीं हुआ और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? द्रव्यमान को। और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि। दूसरा क्या बोला है?
2 मीटर उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। तो 2 मीटर, अब मीटर दूरी का भी मात्रक होता है, मीटर विस्थापन का भी मात्रक होता है, लेकिन जब दिशा दिया यानी ये क्या दिया आपको, विस्थापन दिया। तो अगर विस्थापन विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। क्लियर हो रहा है ना। फिर आपको बोला तीसरा 40 अंश। 40 अंश, अंश किसका मात्रक होता है, कोण का, और कोण कैसी राशि है, अदिश। इसके पास दिशा उषा नहीं होता है। चौथा 40 वाट। 40 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, पावर का यानी सामर्थ्य का। तो सामर्थ्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक ना। तो ये क्या है, सदिश है, अदिश है। शक्ति आपका अदिश होता है, शक्ति के पास कौन सा दिशा होता है, ठीक है। तो कौन सी राशि है, बल जो होता है वो आपका सदिश होता है। कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, ये सब आपकी अदिश राशि है। चलो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में क्या बोला है, 10 का पावर 19 कूलम। कूलम, कूलम किसका मात्रक होता है, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आप फिजिक्स पढ़े हो, आवेश कैसी राशि है, सदिश की अदिश। आवेश के पास दिशा थोड़ा होता है, ये अदिश राशि। छठा कौन सा आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का एक मात्रक। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण कैसी राशि है, सदिश। वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब कैसी राशि है, सदिश। भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हो। चलो निम्नलिखित क्या हुआ, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय कालांश। समय कालांश यानी समय एक प्रकार की समय पाई अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। बल सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। कार्य अदिश राशि हो जाएगा। चलो चौथा, आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। अब आपको देखो इस तरीके का ये आकृति दिया है, डायरेक्शन इसका ध्यान से देखना। ये वेक्टर सी है, इसका डायरेक्शन भी नीचे दिया है, इसको बोला वेक्टर डी। इसका डायरेक्शन इधर लिया है, ये बोला वेक्टर ए, और इसका डायरेक्शन नीचे लिया है, ये बोला है आपका वेक्टर बी। तो बोल रहा है कि क्या आपको सब बताना है कि इसमें सआदिम सदिश कौन कौन है। सआदिम जो एक ही बिंदु से प्रारंभ, देखो ये दोनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, यानी पहले का आंसर कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। फिर क्या पूछा है, समान सदिश। ऐसे सदिश इसका डायरेक्शन भी समान हो, देखो ये सदिश इसका डायरेक्शन समान है, परिमाण भी बराबर है, यानी वेक्टर डी और वेक्टर बी, ये दोनों कैसा सदिश हुआ, समान सदिश हुआ। संरेख परंतु असमान, संरेख हो लेकिन असमान हो। असमान यानी समान ना हो, समान ना हो यानी उनका दिशा भी ना बराबर हो और परिमाण भी ना बराबर हो। तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, ये दोनों संरेख भी हैं लेकिन इनका दिशा क्या है, अलग अलग। ये दोनों संरेख भी है लेकिन दिशा भी समान हो गया, ये तो समान हो गया। हमें संरेख और असमान चाहिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर, समझ में आया ना। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख होते हैं क्या, भाई सीधी सी बात है भैया। अगर ये आपका वेक्टर ए हुआ तो ये आपका माइनस वेक्टर ए हुआ और ये संरेख होंगे ना, एक ही लाइन के पैरेलल होंगे। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, जरूरी नहीं है। संरेख सदिश का मतलब एक ही रेखा के समांतर हो। देखो एक सदिश ये हुआ, एक सदिश ये हुआ, ये दोनों संरेख है, एक ही लाइन के समांतर है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बोलो जरूरी नहीं है। देखो एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, इसका भी परिमाण 5 है, इसका भी परिमाण 5 है, लेकिन संरेख नहीं। तो परिमाण समान होगा, इतने से आप संरेख है या नहीं है ये नहीं बता सकते। इसका ऑप्शन क्या है, असत्य। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अगर दो सदिश जिनका परिमाण समान हो और संरेख है तो क्या वो समान भी होंगे, जरूरी नहीं। क्यों, एग्जांपल लो ना, ध्यान से देखो, ये सदिश है, ये सदिश है, दोनों का परिमाण बराबर है, संरेख भी तो है, अरे डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन क्या ये समान है, समान होने के लिए दिशा भी समान होनी चाहिए। तो फिर ये भी आपका क्या होगा, असत्य। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। 10.2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप 10 करते हैं। आपके जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।